के मोतियों की माला हाइफा, कलाकारों के लिए है नया उजाला हाइफा। हाइफा परिवार के सभी सदस्यों को लीला सैनी की ओर से नमस्कार। और आज की संध्या में मैं मनीष जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमें उनकी जीवन यात्रा के बारे में हमें सुनने को मिलेगा और उन्होंने जो स्ट्रगल किया है इस लाइन में थिएटर को लेकर, रंगमंच को लेकर, तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनको सुनेंगे। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं जनार्दन शर्मा हाइफा परिवार के सभी प्रिय सदस्यों को आज की विशेष मुलाकात में आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। हाइफा के मंच पर आज की जो विशेष मुलाकात है उसमें हमारे ही प्रतिभावान सक्रिय सदस्य श्री मनीष जोशी जी हमारे विशेष मेहमान होंगे। श्री मनीष जी सालों से नाटक व फिल्मों से जुड़े हुए हैं। इनके अभिनय व निर्देशन का आनंद लगभग हम सभी उठा चुके हैं। आज इनके अभी तक की जीवन यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव, मधुर स्मृतियाँ और उतार चढ़ाव से रूबरू होने का हमें अवसर प्राप्त होगा। मनीष जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। पूरा हाइफा परिवार आपको सुनने को उत्सुक है। मैं भाई रामपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और मनीष जी को आमंत्रित करें तथा उनका स्वागत करें। भाई बेचैन जी, बल्लू जी, राजूमान जी, सुशील जी, मैडम अल्पना जी, नरेश जी, भाई त्रिखा जी, गिरजा जी व अन्य सभी साथी तांगे में मनीष जी के साथ रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। भाई यशपाल जी व रामपाल जी व्यस्त होने के कारण लगातार साथ नहीं रह पाएंगे, परंतु बीच बीच में अवश्य ही आते रहेंगे। मुलाकात व्यवस्थित ढंग से चले, इसके लिए भाई संदीप जी, राजेश बब्बर जी व भाई बेचैन जी विशेष रूप से तांगे में रहें। सभी का स्वागत है। जय हाइफा। धन्यवाद। मैं राजू मान स्वागत करता हूं मनीष जोशी जी का और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जोश यूं ही ज़िंदगी बरकरार रहे। दूसरे, मैं रेखा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि इस बिजली में 440 वोल्ट का करंट यूं ही बना रहे। नमस्कार। थैंक यू जनार्दन जी। आज की सभा में हमारे साथ होंगे मनीष जोशी जी। जैसा कि जनार्दन शर्मा जी ने बताया कि ये रंगमंच के बड़े ही धनी हैं, हिसार से संबंधित रखते हैं और मनीष जी का जीवन सफ़र नाटक के रूप में, रंगमंच के रूप में आप सुनेंगे मनीष जी की जुबानी और उनकी कहानी। तो हाइफा परिवार मनीष जी आपका स्वागत करता है आज के इस संध्या की सभा के अंदर। आप प्लीज़ आइए और अपने जीवन के संस्मरण हाइफा परिवार के साथ साझा कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। हाइफा परिवार के तमाम साथियों को वीएम बेचैन का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आदरणीय रामपाल जी ने, भाई राजूमान जी ने, जनार्दन जी ने बताया कि आज हमारे बीच में हिसार से भाई मनीष जोशी जी विशेष मुलाकात के तहत आ रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा भी करेंगे और चर्चा के साथ साथ उनके जीवन से जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों से भी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो मनीष जोशी भाई, आपका स्वागत है। आ जाइए। अपना तांगा आपका गेट का आगे ले आके खड़ा कर दिया है, उछल के ना बैठ जाओ तांगे में और यह तांगा चलेगा भाई टक टक करता हुआ और इस तांगे में बैठ के बात कराएंगे। आज आप आ जाओ मनीष भाई, बज गए हैं 4, मान के चलो 4 बज गए, आ जाओ। सबको नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। और आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया है मेरी कुछ बातें शेयर करने का, और
शेयरिंग से आदमी बहुत हल्का हो जाता है। तो मैं आप सबको एक थैंक्स देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे शेयर करने का एक चांस दिया, और सबसे आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जी मनीष भाई, स्वागत है आपका। और हाइफा परिवार का गठन भी इसी बात को लेकर किया गया है कि हम सभी लोग अपने अनुभवों की चर्चा करें, आने वाले समय में हरियाणवी सिनेमा के लिए, हरियाणवी कलाकारों के लिए किस तरह सकारात्मक माहौल बने, उन बातों पे चर्चा करें। ये बहुत अच्छी बात है। आप आ गए हैं तो आप थोड़े शुरू हो जाएं, आप थोड़ा बताएं, बेसिक रूप से बताएं, शुरुआती दौर से बताएं कि ये मनीष जोशी कौन है, कहाँ जन्म हुआ, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई आपकी, और किस तरह आपका इस फील्ड में आना हुआ। जी मनीष भाई। मैं कलाकार हूँ और इसलिए बातचीत को शुरू करता हूँ, और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि साडी सोच अवली है, साडियां वखरियां बातां, साडा इक्को मुरशद है, साडियां सांझियां जातां, सच लई हाँ खड़ जांदे, लोड़ पवे तां अड़ जांदे, साडे मूँह ते सफदर कह गया, लग नहीं सकते ताले दोस्तों, असी हाँ नाटक वाले दोस्तों, असी हाँ नाटक वाले दोस्तों। ताड़ियां जद भी बजदी हाँ, ताड़ियां जद भी वजदी है, दिल नूं मिले सुकून जिहा, पिठ ते थापी जद है वजदी, दिल नूं मिले सुकून जिहा, ताड़ियां जद भी वजदी है, उठदा कोई जुनून जिहा, पिठ ते थापी जद है वजदी, दिल नूं मिले सुकून जिहा, ए हंझू बन के तिर जांदी, एनी खुशी कौन संभाले दोस्तों, असी हाँ नाटक वाले दोस्तों, असी हाँ नाटक वाले दोस्तों। ए स्टेज है साडी मावां वर्गी, ए वोट दियां शावां वर्गी, इसनूं सजदा जद हाँ कर दे, लगे पीर दियां थावां वर्गी, ए फरशो अरशा ले जांदी, जे एनू हिक नाल ला लईए दोस्तों, असी हाँ नाटक वाले दोस्तों, असी हाँ नाटक वाले दोस्तों। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसने अपने फादर कभी नहीं देखे, और मैं जब 1 साल का था तो मेरे फादर होली के दिन एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरे जो चाचा हैं उन्होंने मेरी मम्मी को अपनाया, और मेरे चाचा ही मेरे पिता हैं, और उन्होंने मुझे पाला पोसा है। और सो मैं एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुआ, जहाँ पे मारवाड़ी मतलब पैसा, मतलब सब लोग पैसा कमाने में लगे थे, मैं अकेला ही ऐसा बंदा था जो पैसा खो रहा था नाटकों के ज़रिए और इन सब चीज़ों में। तो मैं अपने परिवार में एक अनोखा बच्चा पैदा हो गया जो मारवाड़ियों के यहाँ पे। तो मेरा जन्म तो राजस्थान में हुआ, झूंपा के पास एक गांव है गोठियाँ बड़ी, वहाँ मैं पैदा हुआ। और मेरा शहर आने का कारण था कि मेरे दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं गांव में रहूं, तो मेरा पैदा होने के बाद उन्होंने सारी फैमिली को हिसार शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से मेरा हिसार आना शुरू हुआ। हिसार में अपनी दादी के पास रहता था, चूँकि मेरे जो फादर थे वो मेरे दादाजी के पास सिक्किम में रहते थे। मेरे दादाजी ने 3 शादियां की हैं, तो उनमें से एक दादी सिक्किम में रहती हैं। तो मेरे दादाजी के पास मेरे पापा रहते थे जो सिक्किम में रहते थे, और मेरी मम्मी भी वहीं पे रहती थी। मेरे पैदा होने के 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपनी दादी के पास छोड़ दिया था, तो मैं दादी के साथ गांव में रहता था। जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं गांव में रहूं, गांव में पढ़ाई करूं, इसलिए उन्होंने दादी के साथ मुझे हिसार शिफ्ट कर दिया। मेरे जीवन में एक बड़ी त्रासदी हुई जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे सबने अब बताया कि जब मैं 1 साल का था तो मेरे फादर होली के दिन एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद जो मेरे चाचा थे, चाचा के साथ मेरी माँ की शादी हो गई, और अभी मेरे चाचा ही मेरे पिता हैं, क्योंकि मैंने मेरे पिता को कभी देखा ही नहीं था। तो मेरे लिए मेरे चाचा मेरे पिता हैं, और उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है वो शायद मेरे पिता भी ना कर पाते। और तो इस तरह से मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसने अपने फादर कभी नहीं देखे, और मैं जब 1 साल का था तो मेरे फादर होली के दिन एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरे जो चाचा हैं उन्होंने मेरी मम्मी को अपनाया, और
मेरे चाचा ही मेरे पिता हैं और उन्होंने मुझे पाला पोसा है। और सो मैं एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे मारवाड़ी मतलब पैसा, मतलब सब लोग पैसा कमाने में लगे थे, मैं अकेला ही ऐसा बंदा था जो पैसा खो रहा था नाटकों के ज़रिए और इन सब चीज़ों में। तो मैं अपने परिवार में एक अनोखा बच्चा पैदा हो गया जो मारवाड़ियों के यहाँ पे। सो हिसार में मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो डीएवी स्कूल से हुई। उसके बाद मैं जाट कॉलेज में आ गया और जाट कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स किए और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मुझे चांस मिला। उससे पहले मैं स्कूल में मतलब जब मैं था तो मैंने सतीश कश्यप सर के साथ एक प्ले किया था जिसमें मेरा बहुत एक छोटा सा रोल था। उन्होंने मुझे रोल इसलिए नहीं दिया था कि क्योंकि मैं हकलाता था और इसलिए थोड़ा सा मुझे उन्होंने एक छोटा रोल दिया, लेकिन मेरी शुरुआत उनके साथ हुई और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उसके बाद में। जब मैं 10th क्लास में था तो मतलब 10th मैंने पास की थी जस्ट, और 10th पास करते ही मुझे एक जॉब की आवश्यकता थी। मैं चाहता था कि मैं खुद कुछ पैसा कमाऊं और मेरे को स्टडीज़ के लिए मेरे फैमिली से पैसा ना लेना पड़े। तो मैंने तीसरा पहर एक लोकल अखबार था हमारे यहाँ पर, तो उस लोकल अखबार में एज एन पत्रकार मैंने वहाँ पे काम किया और वहाँ पे मुझे राकेश क्रांति मिले। राकेश क्रांति बहुत सीनियर एक रिपोर्टर हैं, बहुत ब्रेव रिपोर्टर हैं हरियाणा के, और उन्होंने मुझे सफदर नाट्य मंच करके एक संस्था थी हिसार में, वहाँ पर उन्होंने मेरा परिचय करवाया और सफदर नाट्य मंच के साथ हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया। तो यहीं से मतलब एक वैचारिक जो बीज आया वो सफदर नाट्य मंच के साथ काम करते हुए आया, क्योंकि उनके नाटक बहुत प्रोग्रेसिव होते थे और थोड़ा सा गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे। तो उससे थोड़ा सा एक सोच का दायरा जो है वो चेंज हुआ और नाटक में पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आने लगा। जब हम सफदर नाट्य मंच में काम कर रहे थे तो मुझे थोड़ा बहुत एक्ट करने का चांस मिलता था, लेकिन वहाँ भी मेरी हकलाहट आड़े आ रही थी और लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये रोल कर सकता है क्या, कोई मेन लीड कर सकता है क्या। तो मुझे राकेश क्रांति के पास एक इनविटेशन आया, एक नाटक होना था सैया भाई कोतवाल, जिसको निर्देशित किया था गुलशन भूटानी ने। तो इनका नाटक देखने के लिए हम लोग गए। गुलशन भाई उस टाइम इंडियन थिएटर से पास आउट होकर आए थे और बहुत हैंडसम लगते थे, और इनका एक प्ले हो रहा था सैया भाई कोतवाल जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे थे, विकास मेहता, नरेंद्र भगाना और चंडीगढ़ की टीम थी इनकी पूरी। वो मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला एक प्रोफेशनल प्ले देखा। वो मैंने प्ले देखा, मैंने वहाँ पे देखा कि अरे बाप रे इतनी सारी तालियां लोगों को मिल रही है, और मेरे लिए वो बहुत एक अनूठा अनुभव था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ और ये चीज़ मेरे लिए है अब। तो मैंने नाटक ख़त्म होने के बाद गुलशन भाई से रिक्वेस्ट किया कि गुलशन भाई मैं आपके प्ले में एक्ट करना चाहता हूँ। तो गुलशन भाई ने भी मुझे वही बोला कि भाई तुम तो बहुत स्टैमर करते हो, कैसे कर पाओगे। तो फिर एक रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी थी काबुली वाला, वो काबुली वाला मैंने कंठस्थ याद कर ली पूरी की पूरी कहानी। वो कंठस्थ याद करके मैं नहाते समय शीशे में रोज़ देख के उस कहानी को रीड करता था और मैं हकलाता नहीं था। तो धीरे धीरे जब मुझे कहानी पूरी याद हो गई, मैंने मेरे कुछ दोस्तों को इनवाइट किया और दोस्तों को मैंने ड्राइंग रूम में बैठा कर वो पूरी की पूरी कहानी सुना मरी, और मैं एक बार भी नहीं हकलाया। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मतलब मेरे लिए एक मतलब मिरेकल हो गया था ये। तो मुझे क्या लगा कि जो आर्ट है ना, कोई भी कला है, वो दूसरों को सरप्राइज करती है बाद में, सबसे पहले आप सरप्राइज होते हो उससे, वो आपको चकित कर देती है। तो नाटक से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अरे नहीं यार मैं साला हकला नहीं सकता, और फिर जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मैं हकलाता नहीं हूँ, और इस तरह से फिर मेरे में एक्टिंग को लेकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना शुरू हो गया अपने आप। मैं जब छोटा था तो मैं बहुत ज़िद्दी होता था, मतलब इस कदर ज़िद्दी होता था कि हमारे गांव में मकोड़े होते थे, तो मेरी मम्मी बताती है कि मैं मकोड़े बीच बीच में से तोड़ता रहता था पकड़ के,
और बाद में सारे इकट्ठे करके और मेरी दादी के पास लेके जाता था कि इनको बीच में से सील दो, और इतना रोता था कि वो बेचारी सुई धागा लेकर और मकोड़ों को धागे से सीलती थी। तो ऐसी मेरी ज़िद मेरी हकलाहट के साथ शुरू हो गई। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे बड़ा कमाल का एक गिफ्ट दिया है और एक ऐसी चीज़ दी है जिसके साथ मैं रोज़ फाइट कर सकता हूँ। तो मुझे फ़ाइट करने के लिए हकलाहट मिली और अब मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर अभी मैं सोचूंगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करूँगा, फ्लो में बोलूँगा, तो मैं बोलता चला जाऊँगा। और ये जो एक ज़िद थी हकलाहट के पीछे, वो ज़िद मुझे इस फील्ड में लेके आ गई। वाह मनीष भाई, क्या पॉजिटिविटी है। एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो प्लस पॉइंट बन के उभर गया। मैंने सुना है कि भाई अमिताभ की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। सुनील दत्त जी ने वीरा शेरा में उन्हें पहले निकाल दिया था उनकी आवाज़ की वजह से कि मुझे आवाज़ पसंद नहीं है, और फिर उन्हें रखा भी तो गूंगे का रोल दिया। इस बात से चिढ़ के या जिद में कहो, अमिताभ जी ने जो है ना उसके बाद आवाज़ पर गौर करना शुरू किया और आज वो आवाज़ के दम पे इंटरनेशनली जाने जाते हैं। फिर जब मैं सफदर नाट्य मंच में था तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि नाटक जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसको लोगों के सामने हम लोग लेके आए। और यहाँ से मतलब सफदर नाट्य मंच में काम करके जो एक थॉट लेवल होता है वो बहुत रिच हुआ। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई राजेश कपूर सर के साथ। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम जब छोटे थे तो सब हीरो बनने की सोचते थे। मैं भी अमिताभ बच्चन से बहुत इंस्पायर था और वीसीआर पे 3-3 फिल्में उनकी एक साथ देख मारता था पूरे मोहल्ले के साथ बैठ के। तो हम लोग किराए पे लेके आते थे, आप लोग भी लेके आते होंगे। तो राजेश कपूर सर का एक विज्ञापन आया अखबार में कि उनको फिल्म में काम करने वाले कुछ लोग चाहिए। तो शुरू शुरू में तो फिल्म में जाने का ही था सबका शौक कि आकर्षित होता है ना बंदा। तो फिर हम लोग भी ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ पर जब पहुँचे तो हमें पता लगा कि वो कह रहे हैं कि एक प्ले करना पड़ेगा हमारे साथ, कोर्ट मार्शल। उसमें से हम लोग छांटेंगे कौन लोग काम करने वाले हैं कौन लोग नहीं है, फिर जो फाइनलाइज होंगे उनको हम फिल्म में काम देंगे। तो फिर हमने राजेश कपूर साहब के साथ एक कोर्ट मार्शल प्ले किया और वो एक तरीके से मेरा पहला प्ले था जिसमें मैं एक्ट कर रहा था और एक बहुत अच्छे रोल में था। और राजेश कपूर सर ने मेरे ऊपर फेथ किया था और उनके साथ जो प्ले किया उसका बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और उसमें इंडियन थिएटर के भी काफ़ी सारे लोग, पवन नागपाल और हरीश छाबड़ा सर थे और बहुत सारे लोगों ने उसमें काम किया। तो राजेश कपूर जी के साथ जो मेरा अनुभव था वो मेरा पहला प्ले एज एन एक्टर और एक प्रोफेशनल प्ले, जिसका एक फुल लेंथ प्ले जो था उसका मेरा पहला शो राजेश कपूर साहब के साथ था और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। राम राम भाई सब ने रे। ये प्ले करने के बाद मतलब जो कीड़ा होता है उसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो गया और फिर हमें लगा कि अब तो यही काम करना है, अब तो बिल्कुल उतर गए। तो फिर हम लोग कॉलेज में आ गए थे। उस वक्त कॉलेज में आए तो हमारी मुलाकात सुशील छाबड़ा जी से हुई जो NSD पास आउट हैं और उनके साथ हमने प्ले किया रंग नगरी। तो सुशील भाई ने मुझे गाने का मौका दिया प्ले में, तो मैंने गाया उसमें गाना वाना और बहुत अप्रिशिएट हुआ वो प्ले। और उसके बाद सुशील भाई से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मतलब सुशील भाई का जो स्टाइल है काम करने का, उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत अप्रिशिएबल है। मतलब जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो लोग इस बात को मान पाएंगे कि सुशील भाई हाइट में बहुत छोटे हैं लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है दैट इज़ वेरी हाई। और तो उनके साथ काम किया हमने, रंग नगरी प्ले किया जो यूथ फेस्टिवल का मेरा पहला एक प्ले था। फिर जब हम लोग सेकेंड ईयर में आए तो हमको ये पता लग गया था कि सुशील भाई NSD से हैं। तो हमें NSD नाम का एक शब्द मालूम पड़ा कि NSD कोई चीज़ है। तो आप लोगों को याद होगा आपके शहर में भी एक MLM कंपनी आई थी एमवे और स्ट्रिंग लाइफ इंडिया जो एक गद्दा बेचती थी 70,000 रुपये का। तो ये लोग दूसरों के साथ दोस्ती करने के लिए आते हैं कि हम उनको एमवे का मेंबर बनाएंगे या स्टर्लिंग लाइफ इंडिया का मेंबर बनाएंगे। मैंने इन लोगों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया
क्योंकि ये लोग दिल्ली लेके जाते थे मीटिंग करने के लिए और संडे को लेके जाते थे जिस दिन मंडी हाउस में कोई ना कोई प्ले होता था। तो मैं इनको बोलता था कि यार मुझे तुम्हारा MLM जो है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, कुछ समझ में नहीं आ रही और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तो मेरे को अपना कोई सेमिनार अटेंड करवा के लाओ। तो ये लोग मुझे दिल्ली लेके जाते थे। मनीष यार, मुझे याद आ रहा है 20-25 साल पहले की बात है, हम लोग सतीश कश्यप के घर थे। मैंने जॉर्ज भी अभी ये सुन रहे हैं नहीं, मैं और जॉर्ज हम दोनों बैठे बात कर रहे थे, तो आप अपने दोस्त के साथ आए थे कि भाई साहब मुझे नाटक करना है और आप मेरी सहायता करें उसमें। और मुझे याद है जॉर्ज ने बहुत समझाया कि यार नाटक मत कर, नाटक मत कर, नाटक मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, इसमें कुछ नहीं रखा। खैर आपको समझा के भेजा उन्होंने और आप उस समय अनमने से चले गए थे वापस। आपके जाने के बाद मैंने उनसे पूछा यार कि भाई साहब ये आपने, जब इसको इतना शौक है तो क्यों नहीं करने दिया? तो आपने कहा कि यार ये जॉर्ज ने कहा ये किए बिना रहेगा नहीं, बस दिक्कत सिर्फ ये है कि कहीं इसके फादर में से लड़ने ना आ जाए कि ये क्यों हमारे लड़के को उल्टा रास्ता दिखा दिया। आपको याद है क्या ये दिन? करीब 20-25 साल 22 साल पहले की बात है। और वहाँ में दिन में मीटिंग होती थी 11 बजे के आसपास, मैं वो अटेंड करता था। वहीं पे मैं लंच करता था इनके साथ और मैं इनको बोलता था यार मुझे कुछ काम आ गया और मैं अपने आप वापस आ जाऊँगा। तो मैं उनके साथ जाकर और वो एक अटेंड करके सेमिनार, और मैं मंडी हाउस आया था दिल्ली नाटक देखने के लिए। तो जब हम नाटक देखने आते थे तो वहाँ पर श्रीराम सेंटर में एक लाइब्रेरी होती थी और हमको सब बोलते थे कि खूब पढ़ना चाहिए, खूब रीडिंग करनी चाहिए, जो हम भी अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं। तो इसी पढ़ने के चक्कर में हम लोग एक लाइब्रेरी में पहुंच गए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने वहाँ से 2 किताबें चोरी कर ली, जिस लाहौर ने देखा वो जम्या नहीं और ताजमहल का टेंडर। और ये 2 किताबें चोरी करके मेरे साथ नरेश भारतीय थे, उनको मैंने बोला कि भाई अब निकल लो यहाँ से। हम लोग हिसार के लिए वापस निकले तो ट्रेन में नरेश को मैंने एक स्क्रिप्ट दी, ताजमहल का टेंडर, और मैंने ली जिस लाहौर ने देखा वो जम्या ही नहीं। मैंने बोला कि चलो दोनों मिलके रीड करते हैं, फिर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। तो हमने हिसार आते आते दोनों के दोनों प्ले रीड कर लिए। तो दूसरे साल जब सुशील भाई हमारे कॉलेज में प्ले करने के लिए आए तो हमने उनको ताजमहल का टेंडर की स्क्रिप्ट दी कि भाई साहब ये प्ले बहुत अच्छा है, हमने रीड किया, हम इसको चाहते हैं कि आप ये वाला प्ले हमारे साथ डायरेक्ट करें। तो सुशील भाई के पास 2 कॉलेज थे, उन्होंने ताजमहल का टेंडर हमारे यहाँ पे ना डायरेक्ट करके और वो प्ले करवा दिया DN कॉलेज को। और इस चक्कर में हमारी उनके साथ एक लड़ाई हो गई ऐसी कि भाई साहब हमने आपको दिया था स्क्रिप्ट और आपने कहीं और करवा दिया। तो नरेश ने और मैंने वो प्ले छोड़ दिया किसी रीज़न से। तो छोड़ने के बाद हमने डायरेक्ट करने का विचार किया। मैं नरेश को बोला कि चल नरेश एक प्ले डायरेक्ट करते हैं। तो हम लोग नलवा कॉलेज है एक हिसार से थोड़ा सा दूर, वहाँ पे हम लोग ये क्रैशर लगे हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो हम क्रैशर के ट्रक में बैठ के नलवा कॉलेज में प्ले करवाने के लिए हम जा रहे थे। तो वो हमारा पहला प्ले था और जिन बच्चों के साथ काम कर रहे थे उनका भी पहला प्ले था। बच्चे सब एक रूरल बैकग्राउंड से थे लेकिन बहुत एनर्जेटिक बच्चे थे। तो उनके साथ मैंने प्ले डायरेक्ट किया जिस लाहौर ने देखा और जम्या ही नहीं। और उस साल जो हमारा प्ले था वो सेकंड आ गया वहाँ पे और हमारी बेस्ट एक्ट्रेस भी आई वहाँ पर। तो सुशील भाई एक स्टार डायरेक्टर थे और हम लोग उनसे बहुत इंस्पायर थे, तो हम चाहते थे कि उनके लेवल का एक प्ले हम लोगों को तैयार करना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत कामयाब हुए और फिर सुशील भाई ने मैं बहुत अप्रिशिएट भी किया और उसके बाद डायरेक्शन का एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया कि ये काम भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा हाथ इसमें भी लगा लेते हैं। मनोज भैया आपको नमस्कार। और मनोज भैया का भी मेरे जीवन के ऊपर बहुत
प्रभाव रहा है। मैं उस बात पे आने वाला था कि मेरा जो पहला प्ले था जिसकी किताब प्रकाशित हुई पतलून, वो मनोज भैया की देन है और इन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया उसके लिए और मोटिवेट किया और ख़ुद बहुत पेन लिया। भैया थैंक यू, ये वाली बात याद दिलवाने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर हम लोग जब फाइनल ईयर में आए तो हम लोगों ने 2-3 कॉलेजेस में और बात की और हम लोगों ने प्लेज किए। उस साल मैं 6 कॉलेजों में यूथ फेस्टिवल कर रहा था एक साथ। मेरे 6 प्लेज थे अलग अलग। मेरे पास एक स्कूटर होता था और उस पर हम 3 लोग बैठ के आदमपुर, नलवा, हांसी, हिसार, फतेहाबाद और एक कॉलेज और था मुझे याद नहीं आ रहा, वो 6 कॉलेज हमारे पास थे। हम 6 कॉलेज के अंदर प्ले तैयार करवा रहे थे। तो एक साल में हमें मतलब एक साथ 6 प्ले डायरेक्ट करने का चांस मिला और फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता गया। इन्हीं दिनों डॉक्टर कश्यप से मैं बहुत इंस्पायर था क्योंकि डॉक्टर कश्यप वर्सेटाइल आदमी है और वो जो ठानते हैं ना सीखने की, वो सीख लेते हैं। तो डॉक्टर कश्यप ने एक मनीष यार, ये थिएटर ऑन बाइक्स का क्या पूरा वो था, मानसिकता क्या थी, कैसे किया, क्या किया, कितने संकट आए, इस बारे कुछ नहीं पता। और मुझे लगता है सबको जानना चाहिए कि कैसे कर पाए इतना। तो डॉक्टर कश्यप ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया राजीव मनचंदा जी से। और राजीव मनचंदा जी बहुत गंभीर प्रवृत्ति के आदमी थे और मतलब उनसे बात करते हुए भी ये होता था हम इनसे क्या बात करें, तो वो बहुत चुपचाप रहते थे। तो डॉक्टर कश्यप ने मुझे उनसे मिलवाया कि तो इनके साथ प्ले कर। तो वो एक नाटक कर रहे थे, चांद का मुंह टेढ़ा है। वो नाटक क्या मतलब, वो मुक्ति बोध की एक पोयम है, बहुत लंबी पोयम है, लगभग 20-25 पेज की पोयम है वो। तो वो कविता वो एक्ट करवा रहे थे हम लोगों को। तो वहाँ मुझे पहली बार पता लगा कि अरे कविता का भी मंचन हो सकता है, ये भी अभिनीत की जा सकती है। तो मनचंदा जी के साथ हमने काम करना शुरू किया जिसमें हम 3 एक्टर्स थे। मैं, ब्रजेश भाई जो अभी एनएसडी रिपेट्री में उन्होंने काफ़ी साल तक काम किया और हमारे बहुत सुपर सीनियर हैं हमारे, और गगन आनंद, हम ये 3 लोग उस पोयम में काम कर रहे थे। और हमने उस कविता की लगभग 3 महीने तक रीडिंग की, सिर्फ रीडिंग चलती थी 3 महीने तक। और मनचंदा जी का ये फॉर्मूला था कि आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके नाटक समझ में आता जाएगा आपको नाटक। तो मनचंदा जी के साथ काम करने का बहुत अलग अनुभव रहा। मनचंदा जी के रूम में किताबें होती थी। तो हमारे पास अब वो चोरी करने वाला ऑप्शन नहीं था कि कहीं से स्क्रिप्ट चोरी करके लाएं, क्योंकि ना पहले ना लोग स्क्रिप्ट देते नहीं थे। हम लोग मांगते रहते थे कि भाई साहब स्क्रिप्ट है, तो कोई स्क्रिप्ट देता नहीं था, कोई भी स्क्रिप्ट शेयर नहीं करता था। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो मनचंदा जी के पास जाने का एक ज़रिया ये बन गया कि उनके पास किताबें बहुत हैं और किताबें पढ़ने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि हम मनचंदा जी से थोड़ी बहुत बात भी कर सकते हैं। हम उस लेवल तक आए कि मनचंदा जी के साथ बात कर पाएँ थोड़ा बहुत, ताकि उनके साथ एक शेयरिंग हो सके। मनोज भाई, मैं थिएटर ऑन बाइक्स पे आता हूँ अभी थोड़ी देर में, और मैं अभी मेरी बाइक स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं थिएटर ऑन बाइक्स पे आता हूँ। पक्का बताऊँगा सबको कि ये खुरापात हमें कहाँ से सूझी। तो राजीव मनचंदा जी के साथ काम करते हुए एक बहुत अलग अनुभव हो रहा था। मैं किसी और ही मतलब ट्रैक पे मैं हो गया था और सफदर नाट्य मंच में जो ट्रेनिंग थी वो मनचंदा जी के साथ काम करते हुए और पुख्ता हो गई बाद में। और हमें समझ आने लगा कि नाटक होता क्या है, उसको किस तरीके से समझा जाता है। उससे पहले हम लोग सिर्फ किए जा रहे थे, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हम करने की दौड़ में लगे हुए थे, हम समझने की दौड़ छोड़ चुके थे। तो मनचंदा जी के साथ आके फिर से हम उस ट्रैक पे आए जहाँ हमें समझना था, समझाना था, खुद से बात करनी थी। अब मनचंदा जी के साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो काम करते करते मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरे एक बहुत बढ़िया दोस्त हैं सुनील भारद्वाज, और जो मेरे हर संकट में मेरे साथ रहे हैं, और जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे उन्होंने बहुत उधारें दिए हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुनील भारद्वाज। तो उनके साथ मिलके मैंने प्लान किया कि यार लेट्स डायरेक्ट अ प्ले। हमने एक प्ले डायरेक्ट करने की सोची जिसका नाम था पागल कौन। वो सतीश बलमिया जी का लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट था। वो मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया एक तरीके से, पूरा एक प्रोफेशनल शो। उसके हमने हिसार में शोज़ किए और
हम लोग उस टाइम छोटा छोटा स्पॉन्सरशिप लेके काम करते थे, कहीं से 300 रुपये का ऐड, 500 रुपये का ऐड, और एक ब्रोशर छपता था, उस पर हम लोग एड्स लेके आते थे। बहुत सारे लोग लाए होंगे एड्स, मुझे पक्का पता है। तो वो उस तरीके से हमने एक प्रोफेशनल थिएटर की शुरुआत की। जो मेरा पहला प्ले था पागल कौन, और उसको मैं चाहता था कि सार के सब थिएटर वाले देखने के लिए आएँ। और उस वक्त ऑडियंस नहीं आती थी, ऑडियंस को घर से बुला बुला के लाना होता था कि भाई प्लीज़ हमारा प्ले है, आ जाना, और अपने साथ एक दो लोगों को और भी ले आना। लेकिन वो प्ले हाउसफुल रहा जो पहला शो था, और वहाँ से एक प्रोफेशनल शो करने की तरफ मैंने मेरा मन बना लिया था। और इन्हीं दौरान जब मनचंदा जी की जब हमने पोयम की और चांद का मुँह टेढ़ा, तो सुरेश शर्मा जी हैं जो मंडी में एक इंस्टीट्यूट है ड्रामा का, उसके चीफ हैं। वो पहले एनएसडी रिपेट्री के चीफ थे, भी एनएसडी के डायरेक्टर भी हैं। तो उनका अपना स्कूल चलता है हिमाचल में। तो वो हमारा ये मुक्ति बोध वाला प्ले देखने के लिए आए। तो उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे स्कूल के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हमारा एक स्कूल है मनीष, तुम उसमें एडमिशन ले सकते हो। उसी दौरान हमारी बीए फाइनल हो गई थी और मेरी मुलाकात यश के साथ हुई। यश राज शर्मा है, इस ग्रुप में भी हैं और मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं यश शर्मा। तो उनके साथ मेरी जब मुलाकात हुई तो यश और मैं एनएसडी की तैयारी करने लगे एक साथ। तो एनएसडी की तैयारी होते होते और हम लोगों के पास एक कॉल लेटर आया। तो यश ने और मैंने एक साथ तैयारी की एनएसडी की। हम लोग इंटरव्यू देने के लिए गए। तो मेरा मज़ेदार इंटरव्यू हुआ था बड़ा। हालांकि मेरा एनएसडी में हुआ नहीं उस साल, क्योंकि उस साल मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। मेरे फादर कहीं पे लापता हो गए थे। तो वो बहुत एक लंबा किस्सा है, हम लोग उसको कभी और शेयर करेंगे। तो हम लोग उस बीच में भी एक ये सारी चीज़ें छोड़कर, और वो भी साथ साथ हो रहा था, हम फादर को भी खोज रहे थे और साथ साथ एनएसडी की तैयारी भी कर रहे थे। तो एनएसडी में मेरे से उन्होंने स्पीच सुना, सब कुछ सुना, गाना वाना सुना। और बाद में मुझे अंकुर जी बोलते कि तुम्हारा इस साल ना हो तो क्या करोगे। तो मैंने बोला सर अगले साल आ जाएंगे। तो कहता 3 चांस होते, अगर 3 चांस में भी ना हो तो मैंने बोला सर एनएसडी का बैठ लगे सर एनएसडी का। तो ये कह के हम लोग वैसे ही बाहर आ गए। और मुझे ये था कि मतलब करने के लिए एक ट्रेनिंग का होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन वो ट्रेनिंग चाहे कहीं से भी हो, एक ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग। तो सुरेश शर्मा जी मुझे याद आए, जिस साल मेरा एनएसडी में हुआ नहीं मेरा उस साल। तो फिर मैंने मंडी में जाकर और उनके यहाँ पे एडमिशन ले लिया। यश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसका भी उस साल एडमिशन नहीं हुआ। तो मुझे दुख भी हुआ लेकिन मुझे खुशी भी हुई। मैंने बोला कि यश एक काम करते हैं, एक साथ मंडी चलते हैं, एक साथ जाके पढ़ाई करेंगे। तो यश ने और मैंने जाकर मंडी में एडमिशन ले लिया। अब मंडी जब एडमिशन लिया तो मतलब हमें पता नहीं था कि ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है। हम लोग तो मतलब मुझे तो लगता, हम लोग क्योंकि फिल्मों से बहुत इंस्पायर थे, तो मुझे लगता था कि वहाँ पे फिल्मी एक्टिंग सिखाएंगे या रोज़ डांस करवाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो वहाँ पर जाके देखा तो भैया ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है थिएटर की। और लेकिन उसमें फिर मज़ा आने लगा और वहाँ से फिर मुझे लगा कि ये ट्रेनिंग का एक वैल्यू होता है। और इस फील्ड में अगर आपको काम करना तो एक बेसिक ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यस मैंने इस काम को सीखा है, इस काम को मैंने पढ़ा है, इसकी मैंने पढ़ाई की है। तो मंडी से फिर मेरा थिएटर में एक डिप्लोमा हो गया 1 साल का। वो डिप्लोमा होने के बाद मैं फिर हिसार वापस आ गया और मैं हिसार आके काम करने लगा। हिसार में मैंने एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया और उन्हीं के साथ मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। एक समय आया जब मैं हिसार में काम करते करते बिल्कुल ऊब गया था और मैं मतलब उधारों में डूब चुका था, क्योंकि मैं जो नाटक करता था वो मैं लोगों से पैसे लेकर, और मैंने 10-10 रुपये सैकड़ा फाइनेंस पे उठाकर मैंने मेरे प्लेस किए। और जो फाइनेंस वाले थे मुझे टॉर्चर करने के लिए आते थे रोज़ की हमारे पैसे दो, और जितना उनका इंटरेस्ट होता था उससे, जितना मैंने मतलब लिया होता था मूल, उससे ज़्यादा मैं उनको इंटरेस्ट दे चुका होता था। उसके बाद भी मेरा मूल नहीं उतरता था। लेकिन मुझे ज़िद थी कि मुझे करना प्ले और मुझे क्वालिटी वर्क करना है और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना प्ले के अंदर। तो मैंने ब्याज पे पैसा वैसा उठाया, मैंने मेरे प्लेस डायरेक्ट करने शुरू किए। तो मैं बहुत उधार में आ गया था। और उसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त ने राय दी कि तुम दिल्ली चले जाओ। तो मैं 2007 में दिल्ली आ गया काम करने के लिए।
जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली का संघर्ष बिल्कुल अलग था। वहाँ पर खुद काम ढूंढना था, पैसा कमाना था और किराए का मकान था, उसका किराया भाड़ा भी भरना होता था। तो लेकिन दिल्ली में मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। टॉम वॉल्टर साहब के साथ, ज़ुरा सहगल के साथ, सुषमा सेठ मैडम के साथ, और फैशन इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अनीता लुला, रोहित बाल, इन लोगों के साथ मुझे काम करने का एक चांस मिला। और ये सब होते होते दिल्ली में 2007 से लेकर 2005 से लेकर और 2011 तक मैं वहाँ पे मैं रहा। और बहुत सारे ग्रुप्स के साथ और बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स देखने को मिली, क्योंकि मंडी हाउस में सिर्फ थिएटर नहीं होता था, वहाँ पे पेंटिंग की एग्जीबिशंस भी होती थी, हम सितार सुनने भी जाते थे, हम तबला सुनने भी जाते थे। तो क्योंकि थिएटर एक कंपोजिट आर्ट है, हमको घोट घोट के पिलाया गया था कि थिएटर एक कंपोजिट आर्ट है, इसमें सारी आर्ट सम्मिलित होती है, तो सब देखना चाहिए। तो वहाँ पे पेंटिंग्स देखते थे, तबला सुनते थे, सितार सुनते थे। तो बहुत अच्छा एक माहौल मुझे मिला वहाँ पे दिल्ली में, और वहाँ पे जाके मेरा काम थोड़ा सा और ज़्यादा एनरिच होने लगा। दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ काम किया। मैं अभी थोड़े दिन पहले किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जहाँ से मैंने लास्ट मेरा जॉब रिज़ाइन किया, उसको मैं हेड कर रहा था, किंगडम ऑफ ड्रीम्स को। और उसके साथ विजक्राफ्ट इंटरनेशनल के साथ मैं शोज़ भी कंसेप्चुलाइज कर रहा था काफ़ी सारे। तो एक दिन मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठा था और वहाँ पर एक सेमिनार चल रहा था, जिस सेमिनार ने मुझे चेंज कर दिया पूरा, मुझे मतलब उथल पुथल के रख दिया। उस सेमिनार में किसी वक्ता ने बोला कि अगर आपको राष्ट्रीय होना है तो आपको क्षेत्रीय होना पड़ेगा, आपको रीजनल होना पड़ेगा। ये बात मेरे को लग गई, और मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का मेरा एक सैलरी था हर महीने का, वो छोड़ के, और मैंने राखी को बोला कि मेरी शादी हो चुकी थी उस वक्त, क्योंकि जब हम सितार सुनने जाते थे, तबला सुनने जाते थे, तो बीच बीच में कथक देखने भी चले जाते थे। तो वहाँ कथक देखते देखते, नाटक देखते देखते मैं राखी को देखता था, राखी मुझे देखती थी, और ये डांस ड्रामा का एक मिलन हो गया हमारा, हमारी शादी हो गई। तो ये जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वाली बात थी, ये मेरे को घर कर गई। और मैंने राखी को बोला कि राखी लेट्स गो टू हिसार। और राखी ये सुनकर बहुत हैरान रहेगी, हम लोग एक छोटे शहर से निकलकर और बड़े शहर में आए हैं, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ हैं। ये सब छोड़ के ये आदमी वापस हिसार जाने की बात कर रहा है, क्योंकि राखी को भी अपना करियर बनाना था कथक में। और दिल्ली में नेशनल लेवल के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो वो सब छोड़ के मैंने हिसार जाने का फ़ैसला किया। मैंने राखी को बहुत मनाया, और हम लोग एक बार इस चीज़ पे आ गए कि चलो हम लोग हिसार वापस चलते हैं। हिसार वापस आके मैं रोज़ ही सोचता था कि अभी मैं यहाँ पे रीजनल काम क्या करूँ, रीजनल काम क्या करूँ। तो मैं बड़ा मतलब परेशान हो जाता था मैं अपने आप से, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ नया काम करना है और अच्छा काम करना है, कुछ अलग काम करना है। तो मेरे गुरु हैं संजय उपाध्याय सर, उनसे मैंने बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे कुछ रीजनल काम करना चाहता हूँ और आप मेरे को गाइड करो। तो संजय सर ने मुझे बोला कि अपनी एक रंग भाषा अब बनाओ, अगर तुम्हें थिएटर करना तो तुम्हारी एक रंग भाषा होनी चाहिए जिससे तुम्हें लोग पहचान पाएँ। तो मैं जब स्कूल में था तो मुझे जादू का बहुत शौक था। भाई मनीष जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हरियाणा में तो बेहतरीन काम कर ही रहे हैं, हरियाणा के बाहर भी, देश विदेशों में भी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आपसे, जैसा आपने ज़िक्र किया पीछे, आपसे मेरा परिचय यश राज के थ्रू ही हुआ था, जो हमारा कॉमन फ्रेंड है भिवानी से। तो जब आप लोग मंडी पास आउट होके आए थे दोनों ही, तभी आते ही आपने एक नाटक किया था बाल भवनी हिसार में, और हम भिवानी से कुछ लोग, मैं, यश और कुछ लोग नाटक देखने आपका आए थे, और बेहतरीन प्रस्तुति पहले ही, और तब से अपना परिचय है। और आपका काम मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं आप, बहुत ही ऐसे ही लगे रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। और आपका जो भी ये आपका ये आपकी जो जर्नी है वो तो बेहद कमाल है ही, और आगे भी आप बहुत निरंतर काम करते रहें। बहुत दिलों से शुभकामनाएं मेरी। मनीष बंधु, संघर्ष बड़ा रोचक है आपका। क्या कहीं स्मृतियों में मुझसे हुई मुलाकात भी याद है आपको?
रखी है चौकस? याद कीजिए ज़रा जब आप कुरुक्षेत्र आए थे और आपका जो चुनमुन है ना, ये छोटा सा था, बिल्कुल ही गोद में था। जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में कठपुतली कॉलोनी है जहाँ पर 50,000 कठपुतली के आर्टिस्ट रहते हैं और वो स्लम एरिया है बिल्कुल। वहाँ पर मतलब हर घर में टॉयलेट भी नहीं है। तो मुझे कठपुतली सीखनी थी और जादू में तो मेरा इंटरेस्ट था ही। तो मैं कठपुतली सीखने के लिए उनके साथ वहाँ पे स्लम्स में रहा और वहाँ पर बहुत सारे मदारी लोग भी होते हैं। तो मदारियों के साथ रहा और बाजीगरों के साथ रहा, कठपुतली वालों के साथ रहा। तो एक कंपोजिट आर्ट वाला मामला अंदर आने लगा था। थोड़ा थोड़ा पपेट्री भी हो जाता था, थोड़ा थोड़ा मतलब मैजिक भी हो जाता था। तो इन सबको मैंने मेरे प्लेज के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की। मेरे शुरुआती जो प्लेज हैं, हम तो ऐसे ही हैं, पतलून और जितने भी प्लेज थे उसमें हर नाटक में जादू कहीं ना कहीं मौजूद होता था। तो जादू और कठपुतली को मैंने एक रंग भाषा के रूप में पेश करना शुरू किया। हाँ सर, मुझे वो बात अच्छे से याद है सर। हमारी कुरुक्षेत्र में मुलाकात हुई थी और मेरा बेटा बहुत छोटा था और हम लोग मतलब यहाँ पे रीजनल होने के लिए जब आए तो बहुत संघर्ष हो गया था। मतलब मुझे याद है कि राखी चुन्नू जब 1 महीने का था उस टाइम भी उसने शो किया है उसको गोद में लेकर। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से ये याद है सर। वो बहुत छोटा था और हम लोग वहाँ पे एक शो करने के लिए आए थे। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रीजनल होना शुरू किया और उससे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा एक रीजनल काम लिखना शुरू किया था। मैंने पागलकोन के बाद एक नाटक डायरेक्ट किया था जिसका नाम था लाल सड़क। वो हांसी के पास एक गांव है रोहनाथ, उसके ऊपर वो प्ले था जहाँ पर 2 शहीद हुए, नोंदा राम और बीड़ा दास। तो उनकी लाइफ को लेकर और हांसी के लाल सड़क के संघर्ष को लेकर मैंने एक प्ले लिखा लाल सड़क और वो मैंने डायरेक्ट किया जिसका मंचन हांसी में बरसी गेट के बिल्कुल सामने हुआ। और रोहनाथ गांव के लोग मशालें लेकर वो नाटक देखने के लिए आए थे। एक मशाल जुलूस की शक्ल में लोग आए थे नाटक देखने के लिए, क्योंकि उनके गांव की बात हो रही थी, उनके गांव के शहीदों की बात हो रही थी। ऐसा एक काम मैंने पहले भी हिसार के लोगों के लिए किया। हिसार में जो किन्नर कम्युनिटी है, मंगलमुखी जो कम्युनिटी है, उस टाइम शोभा नेहरू जी थी यहाँ पर और वो भी किन्नर थी और पार्षद रही हमारे यहाँ से वो। तो एक अखबार में खबर आई कि किन्नरों से शमशान घाट एक्वायर करना चाहती है गवर्नमेंट, किन्नरों का जो शमशान घाट होता है। तो मैं जब अखबार पढ़ता था तो मुझे ना हर खबर को रिएक्ट करना होता था। जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, एक आर्टिस्ट अगर न्यूज़ को रीड करता है और उसको रिएक्ट ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उसके आर्टिस्ट होने का, उसको कम से कम रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने उस न्यूज़ को रिएक्ट किया और उस रिएक्ट ने एक राइटिंग का शेप ले लिया जिसको हमने नाम दिया किन्नर व्यथा, जिसमें उनके शमशान घाट को ना छीनने की गुहार थी, एक सरकार के साथ सीधी सीधी फाइट थी। तो वो नाटक का हम लोग शो कर रहे थे, हमारे 2 शोज हुए और उसमें जो किन्नर कम्युनिटी है वो लोग खुद पैसा इकट्ठा करके लेकर आए हमारे लिए प्ले के लिए और वो हमारे साथ बहुत इन्वॉल्व हुए। उन्होंने हमें ट्रेनिंग्स दिया गाने का और सब। तो वो जो प्ले हो रहा था तो उसके हमने 2 शोज रखे थे। तो दूसरा शो होने के बाद मतलब पहले ही मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि अब ये शो नहीं होना चाहिए। तो वो किसी नेता के किसी आदमी का फ़ोन था जो हमको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद मैंने उसके 2 शो और किए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़िद्दी था। तो मैंने उसके 2 शोज़ और किए। 2 शोज़ और करने के बाद वो मामला मीडिया में उछला पूरा और कोर्ट में हमारे नाटक को भी एक मीडियम रखा गया किन्नरों के उसमें पक्ष में और किन्नर वो केस जीत गए थे। तो ये नाटक से एक रीजनल लेवल पे एक रिवॉल्यूशन हुआ था जो हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। उसके बाद मुझे लगा कि और रीजनल क्या होना चाहिए। तो इसी रीजनल को खोजते हुए, इसी क्षेत्रीय को खोजते हुए मैं और लोकल होना चाहता था। और मैं लक्ष्मीचंद का नाम बहुत सुना था मैंने, तो पंडित लक्ष्मीचंद का नाम। तो मैं ये देख रहा था कि उनके सांग तो होते ही हैं, सब लोग उनके सांग तो करते ही हैं, लेकिन हु इज़ लक्ष्मीचंद ये बात कोई नहीं जानता। तो मैंने लक्ष्मीचंद की बायोग्राफी को रीड किया और कुछ थोड़ा बहुत एक रिसर्च किया और एक नाटक बनाया लक्ष्मीचंद की लाइफ के ऊपर जिसका नाम था लक्ष्मी प्रेम, जिसमें कुलदीप राठी ने लक्ष्मीचंद का रोल किया। और वो
पहला हरियाणवी मतलब एक नाटक मैंने किया और वो पूरा हरियाणवी में था, तो यहीं से मेरे लोकल होने की शुरुआत फिर शुरू हो गई। बात है मनीष भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। कमाल की जीवन यात्रा, गजब का संघर्ष, और उस संघर्ष से बाहर आकर के अपने आप को स्थापित करना और अपनी पहचान बनाने का जो कार्य आपने किया है, सलाम है आपको। लक्ष्मी प्रेम करने के बाद मेरा राइटिंग थोड़ा सा और पुख्ता हुआ, क्योंकि उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं बेंगलोर से आ रहा था दिल्ली एक शो करके। तो कई बार होता है ना, आपकी ट्रेन बिल्कुल खाली होती है, आपके कंपार्टमेंट में सिर्फ एक ही आदमी होता है, ऐसी किस्मत कभी कभी होती है। तो उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे सामने एक शख्स बैठे थे और मैं किताब रीड कर रहा था। आगा हशर कश्मीरी की एक किताब है जो NSD ने छापी है, उसमें आगा हशर कश्मीरी के सारे प्लेज हैं। तो वो किताब बहुत मोटी सी है, तो मेरे हाथ में थी, मैं उसको रीड कर रहा था। और मेरे सामने जो शख्स बैठे थे वो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे और उन्होंने धीरे से मुझसे पूछा कि क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने बोला सर नाटक है, वो मैं रीड कर रहा हूँ। तो कहता क्या फ़ायदा होता है इसका। तो मैंने बोला सर फ़ायदा नुकसान तो नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं रीड कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने अटैची खोली, अटैची में से किताब निकाली जिसके ऊपर लिखा हुआ था दादी माँ के नुस्खे और मूल्य 5 रुपये। वो किताब उन्होंने आगा हशर कश्मीरी वाली किताब के बिल्कुल साथ में रख दी और मुझसे बोले कि एक बात बताओ दोस्त, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो कौन काम आएगा, आगा हशर कश्मीरी या दादी माँ के नुस्खे। तो मैंने बोला सर ऑब्वियसली दादी माँ के नुस्खे काम आएंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो यार, आगा हशर कश्मीरी ने भी और सब ने XYZ सब ने अपनी अपनी इमेजिनेशंस को लिखा है, सब ने अपने अपने लिए एक अलग झूठ रचा है, एक सच रचा है। तो तुम अगर खुद को इमेजिनेटिव मानते हो तो खुद भी क्रिएट करना सीखो, खुद भी इमेजिन करना सीखो, और जो इमेजिन करते हो उसको लिखना सीखो, तो तुम्हारा काम और ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो उनकी बात मुझे कहीं हद तक अच्छी लगी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इमेजिन करना और शुरू किया कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और ये इमेजिन करते करते मेरा झुकाव जो है वो बायोग्राफीज़ की ओर हो गया। अब हिसार से मनचंदा जी जा चुके थे दिल्ली और मैं उनकी कमी बहुत महसूस करता था। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात सदोष हिसारी भाई से हो गई। सदोष हिसारी भाई बहुत लिखते थे अच्छा और उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था। रीज़न वही था कि उनके रूम में बहुत सारी किताबें थी और किताबों के साथ साथ सदोष भाई जब साथ बैठते थे वो भी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जितना बोलते थे बहुत सटीक बोलते थे। तो उनके साथ मेरी बैठकी होने लगी रोज़ और वहाँ से कविता के लिए भी थोड़ा सा एक रुझान और इनक्रीज़ हो गया। इसके बाद फिर मैंने रीजनल लेवल पर लिखना और शुरू किया। मैंने मांगे राम जी के ऊपर एक प्ले लिखा, मांगे प्रेम, और बाजे भगत जी की लाइफ पे मैं एक प्ले भी लिख रहा हूँ, उसका नाम है बाजे प्रेम। और उसके अलावा बायोग्राफीज़ में अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक नाटक किया, आओ मन की गांठें खोलें। और KN सुब्बा राव एक शख्स हैं जिनको लिविंग गांधी बोलते हैं और चंबल के डाकुओं को सरेंडर करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत स्पिरिचुअली उनको मोटिवेट किया कि तुम लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, और डाकुओं ने वहाँ से उनका बहुत हाथ है उस काम में, डाकुओं का जीवन चेंज करने में। उनकी लाइफ पे एक प्ले किया। और राजा चक्रधर सिंह हैं जो रायगढ़ के महाराज थे, जिनको कथक में बहुत इंटरेस्ट था और खुद तबला बजाते थे, उनकी लाइफ के ऊपर एक प्ले लिखा, चक्रपिया। अभी इन्हीं दिनों में फिर बायोग्राफी वाली सीरीज़ में आते ही गुरु नानक देव जी के ऊपर एक प्ले लिखा, सतनाम वाहे गुरु। सो ये बायोग्राफीज़ वाला काम अब मुझे एक रंग भाषा के रूप में मिल गया खोजते खोजते, और मैं अब इसी के ऊपर कंटिन्यू मैं काम करता रहूँगा। आगे आने वाले टाइम में मैं महाराजा अग्रसेन के ऊपर एक प्ले करने जा रहा हूँ, अग्रदूत, जिसका शायद 25 सितंबर को हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। और गुरु जम्बेश्वर जी के ऊपर हम एक प्ले कर रहे हैं, और साथ ही साथ खाटू श्याम की लाइफ के ऊपर एक प्ले हम लोग करने वाले हैं, बरबरीक करके। तो अभी बायोग्राफीज़ की और तरह की और मेरा मन है पूरा का पूरा, और मैं बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज़ के ऊपर काम करना चाहता हूँ। और आप लोग भी मुझे बताइए कि रीजनल लेवल पे हम लोग किसकी बायोग्राफी के ऊपर काम कर सकते हैं।
तो हिसार आने के बाद ये सब प्लेस हुए और अभी राखी और मैं वहाँ पर एक कथक का हमारा एकेडमी है, उसको हम रन कर रहे हैं। वहाँ पे कथक सीखने के लिए बच्चे आते हैं। और मैं जब हिसार आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ग्रुप की बहुत एक सख्त आवश्यकता है, तो मैंने यंग लड़कों को लेके काम करना शुरू किया। और अभी मेरी टीम में लगभग 60 के आसपास एक्टर्स हैं और जो हमारे साथ काम करते हैं, और सब नाटकों में अलग अलग एक्टर्स हैं। तो हिसार में एक प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत की, जिसमें हर एक्टर पेड हुआ। हमारे साथ जो भी एक्टर काम करता है वो देट सो ऑल एक्टर्स आर पेड। तो उस तरीके का एक मॉडल बनाने की सोची कि ऐसा एक मॉडल बनाएं कि थिएटर आपको इनकम भी दे। कोई ये ना पूछे कि काम क्या करते हो, तो हम बोले कि सर नाटक करते हैं, तो फिर वो बोले कि नहीं नाटक तो करते हो लेकिन ये बताओ काम क्या करते हो। तो नाटक को एक काम की तरह से समझा जाए, उसको एक रिस्पेक्ट दिया जाए। इस मॉडल के साथ फिर हिसार में काम करना शुरू किया। मुझे एक जिद और थी कि मैं थिएटर को, मेरा जो पैशन है उसको मैं एक प्रोफेशन के रूप में क्रिएट कर पाऊँ। सो मैंने थिएटर को दूसरे ढंग से लेना शुरू किया कि मैंने ये सोचा कि कोई भी काम जो होता है अगर हम उसको मिनिमम 8 घंटे दें, एक मोची या एक नाई भी अगर अपनी शॉप में बैठता है 8 घंटे वहाँ पे काम करता है, तो उसके बाद एक अर्निंग लेकर उठता है। चाहे एक IAS ऑफिसर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, वो सब लोग एक 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग 8 घंटे अपने काम को देते नहीं हैं। जो आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत कम लोग 8 घंटे पूरे काम को पे कर पाते हैं। तो मैंने अपने आप को चैनलाइज करना शुरू किया। मैंने 8 घंटे मेरे काम को देने शुरू किए, बिल्कुल एक ड्यूटी की तरह। मैं रीडिंग करता था, मैं फिल्में देखता था, और नाटक देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। और वो पूरे 8 घंटे मैंने अपने आप को दिए। उस 8 घंटे का मुझे रिजल्ट मिलने लगा। मेरा एक रीजनल से एक नेशनल लेवल के ऊपर एक रिकॉग्निशन होने लगा। और संगीत नाटक एकेडमी ने मुझे चूज़ किया एज एन प्ले राइट, और एक नेशनल अवार्ड जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, वो मुझे 2016 में हरियाणा में ही काम करते हुए मिला, और वो रीजनल काम करते हुए मिला। और मुझे उस शख्स की बात बार बार याद आई, और मैंने उस शख्स को बहुत थैंकफुल बोला जिन्होंने मुझे कहा था कि अगर नेशनल होना है तो आपको रीजनल होना पड़ेगा। मनीष भाई, इसके लिए तो वाकई आपको सलाम बनता है, क्योंकि मैंने भी जैसे आपके बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, और आप हमेशा ये बात कहते हैं कि दीदी मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार जो है वो बिना पेमेंट के काम ना करे, क्योंकि कला को उसका पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। और कलाकार के लिए इस तरह सोचना, एक छोटे शहर में रह करके, और फिर सिर्फ सोच नहीं बल्कि उसे पूरा करने का जो जीवट है वो आपका कमाल का है भाई। मैंने देखा है कि किस तरह से बड़ा आयोजन आप चुटकियों में कर डालते हैं। पूरी रूपरेखा बनाना, आयोजन के लिए गरिमामय पूरी उसकी व्यवस्थाएं करना, और हर कलाकार को उसका पारिश्रमिक दे करके और वो करना। तो इसमें दिक्कतें भी बहुत आती होंगी, और किस तरह से मैनेज करते हैं इतना सब कुछ? क्या एक थोड़ा बहुत डर या झिझक कि नहीं छोटे शहर में हूँ, पता नहीं इतना सहयोग मिले या नहीं मिले? तो क्या मानना है आपका इस बारे में? क्योंकि हिसार में छोटा शहर तो है ही, और साथ ही साथ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसका इस ओर कोई रुझान नहीं है, साहित्यिकता को कहें, या कई बार साहित्यिक मामलों में भी बड़ा सूखापन नज़र आता है। और रंगमंच की दृष्टि से भी, मतलब कलाकार तो हैं लेकिन कलाकारों के लिए प्लेटफॉर्म जैसी उपलब्धता नहीं होती। और एक बाल भवन के बारे में भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, उसके पुनर्निर्माण कहें या उसको नया स्वरूप देने में भी आपने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो भाई ज़रा इस ओर भी बताएं कि कैसे कर लेते हैं अकेले ये सारी व्यवस्थाएं। अल्पना दीदी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और अल्पना दीदी, ये क्या है ना कि हिसार छोटा ज़रूर है लेकिन यहाँ के लोग बहुत बड़े हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। और थिएटर जो है वो कम्युनिटी का काम है। मुझे लगता है कि ये अभिनय रंगमंच सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, और ये इसमें अगर पूरा शहर देखने आता तो वो पूरे शहर का हो जाता है। तो मेरे एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनका नाम लेना मैं बिल्कुल भूलूंगा नहीं। मनोज बंसल सर हैं, जिनका अल अजीज़ रेस्टोरेंट भी है हिसार में। वो, उनको
और मेरे को एक साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, और मैं कभी मतलब थिएटर के लिए डोनेशन नहीं मांगता था, तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगती थी। तो हम लोगों ने मिलके प्लान किया कि भाई साहब एक बड़ा थिएटर फेस्टिवल यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग शहर के कुछ मेंबर्स जो अच्छे लोग हैं, जो आर्ट लवर्स हैं या जो आर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, भले ही वो देखना ना चाहते हो, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ते हैं। हमने उनको जोड़ना शुरू किया और एक मॉडल बनाया जिसमें ईयरली एक मेंबरशिप है, जिसमें हिसार के 100 से ज़्यादा हमारे पास मेंबर्स हैं जो थिएटर फेस्टिवल को पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और उनके बिना ये हो ही नहीं सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और जो बाल भवन की बात है, तो मुझे पंगे लेने की आदत है, तो मैंने देखा कि बाल भवन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे ये एक्टिंग करने लायक ही नहीं रहा, तो यहाँ पे किसी को काम करके अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हम जहाँ काम करते हैं वो जगह बहुत साफ़ होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से सब गेस्ट आते हैं देखने के लिए। सो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फ़ाइट किया, और फाइट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका थोड़ा बहुत सुधार कराया अपने बजट के अनुसार। लेकिन फिर हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके बाल भवन को अंदर से और खूबसूरत एक बना दिया, और अभी बहुत सारे लोग वहाँ पर अगर जाएंगे तो उनको बाल भवन बहुत चेंज मिलेगा। और दीदी मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी आते हैं, देखो आप भी हर साल आते हैं, तो आप जब आते हो तो मैं एक और 11 हो जाता हूँ। ऐसे ही जब हिसार के 100 लोग और मिलते हैं, 200 लोग और मिलते हैं, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि टीम वर्क है और हिसार के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अपना शहर छोटा है, लेकिन अब तो छोटा भी नहीं रहा, अब तो बड़ा होता जा रहा है, अब तो हवाई अड्डे वाला शहर बनने वाला है हिसार। बिल्कुल सही कहा मनीष भाई। खैर, और वैसे भी आपका जीवट इतना ज़्यादा है कि आप जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। भाई अभी मनोज छाबड़ा भैया ने भी ऊपर ये सवाल किया था, और वो मैं भी जानना चाहूँगी कि एक बिल्कुल नई पहल आपने की थी, थिएटर ऑन बाइक्स। ये बिल्कुल नवीन आइडिया, एकदम नया विचार था, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये कैसे दिमाग में आया कि गांव-गांव जा कर के, छोटे कस्बों में, गांव में, हर जगह जा कर के जो आपने थिएटर किया, लोगों तक, आम आदमी तक, बिल्कुल हर तबके तक पहुँचाया। थोड़ा सा उस बारे में ज़रूर बताएं, ये हम सबकी उत्कंठा है। मैं कोई भी काम करता हूँ ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ उसमें। जैसे जादू करता हूँ तो थोड़े दिन करके फिर मेरा मन करता है कुछ और करूँ, कुछ नया करूँ। तो मैं ये प्रोसिनियम थिएटर करके बहुत बोर हो गया था बार बार जाके, और मेरे शोज़ काफ़ी होते हैं, तो शोज़ कर करके बिल्कुल बोर हो गए थे। मतलब एक वही सामने लोग हैं और 3 दीवारें पीछे हैं और कुछ लाइट्स आ रही हैं, ये बस एक मोनोटोनस सा हो गया था ये बड़ा। और इसको मतलब महसूस करने के बाद मुझे लगा कि बाहर घूम के काम करते हैं। यहाँ तो लोग थिएटर देखने आ ही जाते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ के लोगों को थिएटर देखने का मौका नहीं मिलता। तो हम लोग इंटीरियर्स में गए, गाँवों में। मैंने ये 2006 में मैंने प्लान किया था कि मैं थिएटर पे कुछ कुछ बाइक्स पे कुछ कुछ काम करूँगा, मैं कुछ थिएटर करूँगा। और 2006 का ये जो आइडिया है, ये लगभग 2017 में हमने इम्प्लीमेंट किया, और इसका बहुत एक लंबा होमवर्क हुआ। और ये होमवर्क मैंने दीपिका जिंदल जी के साथ मैंने शेयर किया। तो दीपिका जिंदल के साथ मेरी 1-2 मुलाकातें थी पहले, बहुत अच्छी मुलाकातें रही। तो दीपिका जिंदल जी को मैंने अप्रोच किया कि मैम मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ। तो वो बिल्कुल हैरान हो गई, और वो बोली कि तुम कैसे घूम पाओगे, अपना हेल्थ का ध्यान कैसे रखोगे। तो फिर मैंने मैम को पूरा बताया कि मैम मेरे पास ये प्लान है। उससे पहले मैंने जब यशपाल भाई को ये आइडिया बताया था, तो यशपाल भाई बोले तू पागल हो गया है। और मैंने जिसको भी बताया वो सब लोग बोल रहे थे भाई पागल हो गया यार, इतना तुम दूर जाओगे। लेकिन वही बात है, मुझे तो ज़िद पसंद है, और इसी ज़िद के चलते। और मुझे लगा कि आर्ट में कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, आर्ट में आर्टिस्ट को रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको मलाल होगा कि अगर ये काम मैं उस वक्त कर लेता तो कैसा होता। जो आप काम नहीं कर पाते हैं रिस्क ना लेने के चक्कर में। तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था। मैंने दीपिका जिंदल जी को अप्रोच किया, और मेरी नीयत बहुत साफ़ थी, और उन्होंने एक बार में हाँ कर दिया, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमें स्पॉन्सर कर दिया, जो 6 स्टेट्स का था। 6 स्टेट्स करने के बाद जब दीपिका जिंदल जी ने उसका रिस्पॉन्स देखा एक नेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में, हम लोग
पूरा एक स्टार की तरह से छाई हुई थी हमारी टीम, और हर जगह पे थिएटर ऑन बाइक्स को माला वाला पहना के और गांव में सब लोग वेलकम करते थे। बच्चे हमारी बाइक्स के पीछे भागते थे, और हम गांव में जाके पहले एक स्कूल में पपेट शो करते थे, फिर हम गांव के लोगों को दोपहर को मैजिक दिखाते थे, और रात को हम उनको एक फ़िल्म दिखाते थे, कोई भी इंटरेस्टिंग सी फिल्म, और हम गांव में ही रात को रह जाते थे। तो इससे हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो थिएटर के करीब शायद नहीं जा पाते। और साथ में सेव गर्ल चाइल्ड का एक कैंपेन हमने एक रन किया, और थिएटर ऑन बाइक्स का जब रिस्पांस दीपिका जिंदल जी के पास आने लगा, तो दीपिका जिंदल जी के जो बेटे हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया और मुझे बोला कि मनीष आई वांट टू से समथिंग। मैंने कहा हाँ जी सर बताएं। तो कहते कि आई वांट टू स्पॉन्सर दिस प्रोजेक्ट फॉर होल इंडिया। सो वो अभी पूरे इंडिया का हमारे पास ये है। हम लोग अभी पहले हम लोग 18,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। अभी लगभग हमें जाना था गोवा, पुणे और माउंट आबू और बहुत सारी जगह पर, लेकिन वो अभी कोरोना कमबख्त की वजह से हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे। हम लोग हिसार में भी अब बाइक चलाने के लायक नहीं रहे हैं। जैसे मनोज भैया पूछ रहे थे कि थिएटर ऑन बाइक्स करते हुए क्या क्या दिक्कतें आई, तो भैया दिक्कतें हमें कुछ नहीं आई, मतलब फाइनेंशियल तौर पे नहीं आई, लेकिन एक फिज़िकल तौर पे हम लोग बहुत थक जाते थे। और हमें शुरू के 3 दिन तो ये महसूस हुआ कि हमने ये पंगा ले लिया, लेकिन हमारी टीम बहुत पॉजिटिव थी। उसमें हम शुरुआती दौर में 4 लोग थे, मैं, राजेश भादू, कबीर दहिया, तेजिंदर सिंह, उसके अलावा बैकअप की टीम में आलोक थे और ब्रिज मोहन थे। तो बहुत सारे लोगों ने कि हमने एक टीम बनानी शुरू की, उसको चैनलाइज करना शुरू किया कि अगर कोई थकता है तो वो वहीं पर रुक जाए और दूसरा बंदा हिसार से ट्रैवल करके आएगा और आगे का रूट कंटिन्यू करेगा। तो उसको एक चैनलाइज किया अच्छे से। लेकिन जब उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड में एक बार हमारी टीम पहाड़ से नीचे गिरते गिरते बच गई थी, और मतलब 2 लोग थे जो शहीद हो जाते, उसमें हम लोगों ने वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। और उसके अलावा बहुत जगह पे, क्योंकि जब बाइक चढ़ाई पे जाती है तो बार बार ब्रेक्स चेंज करने होते हैं थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के बाद। संदीप भैया ने भी बहुत ट्रैवलिंग की है, शायद उनको मालूम होगा कि तो दिक्कतें क्लाइमेट की वजह से हुई और थोड़ा सा फिज़िकल दिक्कत हुई। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, तो यही दिक्कतें सहते सहते 18,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हम लोगों ने। और अभी अगले सीज़न में एक बड़ी खुशखबरी है कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इसको कवर करने वाला है। वाह मनीष भाई, क्या बात बोली है कि हिसार छोटा है लेकिन यहाँ के कलाकार बहुत बड़े हैं। और इस बात पे मैंने गौर किया तो यशपाल भाई भी वहीं से बिलोंग करते हैं, अल्पना जी, अर्चना जी वगैरह भी मेरे ख्याल से वहीं से हैं। आप धर्मेंद्र डांगी भी वहीं से हैं। आजकल राजू पंजाबी, एमडी, केडी शायद वहीं से है। तो मतलब वाकई बहुत बड़े बड़े कलाकार हिसार ने दिए हैं हरियाणवी इंडस्ट्री को और देश की फिल्म इंडस्ट्री और अभिनय मंच को। वाह जी वाह। बहुत अच्छे मनीष, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले थिएटर आर्टिस्टों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। और मैं तो तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, तुम हमेशा विगरस एफर्ट करते हो, थिएटर की सेवा करते हो, थिएटर को प्रमोट करते हो, और अच्छा है कि थिएटर के लोगों को सम्मानित भी करते हो। बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे। आगे तुम थिएटर की बहुत सेवा करो और बहुत ही आगे बढ़ो। सभी को मेरा अभिनंदन और धन्यवाद। सर हिसार के लोग बहुत सपोर्टिव है। मुझे याद है कि रवि चौहान सर हैं इस ग्रुप में, और रवि चौहान सर को मैं इनके बैंक से उठा के लेके जाता था कि सर मेरी आप किसी स्कूल में बात करवाइए, मुझे शो करना है। और रवि चौहान सर अपनी ड्यूटी छोड़ के मेरे साथ निकल लेते थे स्कूलों में बात करने के लिए।
अभी थिएटर ऑन बाइक्स के बाद हम लोग एक अगला कंसेप्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है थिएटर ऑन पार्क्स। तो हिसार में जितने भी पार्क्स हैं उसमें थिएटर हुआ करेगा और वो भी चल रहा है एक प्रोजेक्ट। हम लोग उसकी होमवर्क कर रहे हैं, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट है। जब ये आएगा तो आप सबको अच्छा लगेगा कि आपके घरों के सामने जो पार्क है उसके अंदर भी थिएटर हो रहा है और बाहर बाहर से आके लोग परफॉर्म कर रहे हैं आपके बिल्कुल सामने, और वो आप ही के घरों में रुके हुए हैं और आप सभी लोग उनके साथ उनका प्ले अच्छा हो, इस मोटिव के साथ आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको हर ज़रूरी चीज़ दे रहे हैं। क्योंकि थिएटर जब तक कम्युनिटी साथ नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामलीला है। मैं हमेशा रामलीला के मॉडल को फॉलो करता हूँ और मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ कि शहर में एक नाटक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शहर में 100 रामलीलाएँ हो जाती हैं, 20 रामलीलाएँ, 30 रामलीलाएँ हर शहर में लगभग हो रही हैं और उनको सारी चीज़ें हो जाती हैं और लोग भी देखने के लिए आते हैं, उनको चीफ गेस्ट भी मिल जाते हैं, उनको एक्टर्स भी मिल जाते हैं और वो बहुत खुशी खुशी रामलीला को करते हैं। और इसी मॉडल को मैं अपना रहा हूँ कि कल को खुदा न खास्ता मुझे या मेरे साथियों को कुछ हो जाए तो हिसार का थिएटर कंटिन्यूटी में बना रहे, और हम लोग इस तरफ अभी आ गए हैं। तो अगर मैं कल को अभिनय रंगमंच को छोड़कर या मैं उसकी जिम्मेवारी किसी और को भी अगर मैं दूं तो हिसार में थिएटर कंटिन्यूटी में होता रहेगा। ऐसी मेरे को मतलब विश्वास हो गया है जिस तरीके से हिसार के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी थिएटर को लेकर एक बड़ी पहल है। मनीष भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। लक्ष्मी प्रेम आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, जिसका शो मुझे भिवानी में देखने को मिला, और जो आपकी थिएटर को लेके जो आपने एक मुहिम चलाई थी, थिएटर ऑन बाइक्स, बेहतरीन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही निरंतर काम करते रहें और ऐसे ही थिएटर में हमारा हौसला बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिनय रंगमंच ने शहर के लोगों को साथ जोड़ने के साथ साथ एक नई पहल और की कि हम अपने ग्रुप से हर साल 2 नए डायरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। 2 डायरेक्टर्स को मौका देते हैं कि वो हमारे ग्रुप में नया प्ले डायरेक्ट करें और वो अभिनय रंगमंच के मेंबर्स हों। तो इससे बच्चों को हम लोग एक फंडिंग भी देते हैं जो नए बच्चे हैं कि आप लोग एक एक्स अमाउंट रखिए और इसमें एक प्ले तैयार कीजिए। तो नए बच्चों को प्ले करने का मौका मिलता है, उनके अंदर का एक डायरेक्टर जो है उसको मरने नहीं दिया जाता और वो खुल के डायरेक्ट करता है, और एक मैक्सिमम फंडिंग जितना हम लोग हो पाती है उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए देते हैं। और अभी हिसार में लगभग 8 से 10 नए डायरेक्टर्स और आ गए हैं। मनीष भाई, ये तो जो है रंगमंच की ही बात रही, लेकिन एक और अच्छी बात ये है आपके साथ कि आप दोनों पति पत्नी जो हैं वो ही दोनों ही कला से संबद्ध हैं। और राखी जी भी जो हैं कथक नृत्य में, मतलब नृत्य विधा को बहुत प्रसारित कर रही हैं, प्रसारित कर रही हैं और पूरी शिद्दत के साथ नई पीढ़ी को ये देने में जुटी हैं। तो जब दोनों पति पत्नी कला पक्ष से ही हो और एक ही तरह का रुझान, तो इसमें कितनी मतलब किस तरह के और नवीन प्रयास, कुछ नए अंदाज में, कुछ रोचक तरीके से नवीनीकरण करने के कुछ आइडियाज़ आप लोगों के हों, कुछ और बेहतरीन प्लानिंग्स आपकी हों, तो उस बारे में भी जानना चाहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है पिछले कई नाटकों में आपने ऐसे प्रयोग भी किए जिनमें मतलब कि गीति नाट्य टाइप, वो एक बहुत अच्छा प्रयोग लगा था मुझे। और जब पति पत्नी दोनों ही इतने समर्पण भाव से करते हैं तो जो भी विधा सामने आएगी वो बहुत निखर करके आएगी और बहुत समझदारी के साथ आएगी। तो ऐसा ही कोई संयुक्त प्रयास जो कि दोनों कलाओं को मिला करके करने का कुछ हो प्लान आपका, तो उस बारे में भी ज़रूर बताएं। राखी के आने के बाद मेरा आर्ट बहुत एनरिच हुआ क्योंकि मुझे डांस का भी नॉलेज होने लगा। मैं राखी की पीएचडी में साथ था, तो मेरी भी पीएचडी आदि कथक में हो गई उसके साथ रहते रहते, और कथक के लोगों से मिलना हुआ। और राखी बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है और हमेशा मुस्कुराती रहती है, और मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो
राखी के आने के बाद मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा कम हुआ, और राखी मुझे हर क्रिएटिव काम में हेल्प करती है दीदी। और राखी के साथ मैंने चक्रपिया लिखा उसके लिए, जो पूरा कथक पर आधारित था, और रंग टैगोर लिखा, और वाजपेयी की कविताएं मैंने उनके लिए लिखी, राखी जी के लिए। और राखी जी बहुत सुलझी हुई हैं और बहुत अच्छा तबला बजाती हैं, और वो मेरी क्रिटिक भी हैं कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया मनीष, तो मैं उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। राखी मेरे लिए शबरी का काम करती है। जैसे शबरी ने राम को मीठे मीठे बेर छांट के दिए थे, ऐसे राखी मेरे लिए खट्टे बेर छांट देती है और मुझे बता देती हैं कि ये बेर खट्टे हैं, इनको मत खाना। और वो मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है, और राखी जब साथ होती तो मेरा काम और अच्छा हो जाता है। मनीष भाई, आप काफ़ी अरसे से थिएटर से जुड़े हैं और हिसार में भी लगातार थिएटर करते हुए आपको काफ़ी समय हो गया। आपने शायद वो दौर भी देखा है कि जब बड़ी मुश्किल से रुझान बन पाता था लोगों का थिएटर के लिए, और आज आप वो भी दौर देख रहे हैं कि जब बच्चों को खुद लेकर के अभिभावक आते हैं कि इन्हें थिएटर सिखाएं। क्योंकि जब मैं वहाँ पर संचालन करती हूँ आपके थिएटर फेस्टिवल में, तो मैंने ये अब बदलाव जो है लोगों का देखा है, महसूस किया है। तो आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, ये श्रेय आपको निश्चित तौर पर जाता है। और ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगी, थिएटर फेस्टिवल जो आप आयोजित करते हैं उसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? थिएटर फेस्टिवल के बारे में पहला कब किया आपने, फिर उसके बाद किस तरह क्या क्या इसमें बदलाव होते गए, और आगे किस तरह के बदलावों को आप सोच रहे हैं, उस बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत संक्षिप्तता से सब कुछ बताकर दौड़ रहे हैं। ऐसा न करें, विस्तार में बताएं, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा आपने समर्पण के साथ दिया है थिएटर को भाई, और विस्तार में जानकारी जानी चाहिए। क्योंकि कई बार जो है ये भी देखा गया है कि थिएटर को इस तौर पर ले लिया जाता है कि नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है और आजीविका कुछ होनी नहीं है, तो थिएटर से पलायन जैसी खबरें भी आती रहती हैं। तो ऐसे जो भी थिएटर से जुड़े लोग हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक बातें होंगी। तो मैं थिएटर फेस्टिवल के बारे में ज़रा विस्तार से बताएं सभी को। अल्पना दीदी, जैसे एक्टर का ट्रेनिंग होता है, मुझे लगता है ऐसे ऑडियंस का भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए, और हमने ऑडियंस का ट्रेनिंग किया हिसार में। हमने उनको हिंदी के अलावा बंगाली और मणिपुरी, भोजपुरी और उड़िया और छत्तीसगढ़ी नाटक दिखाने शुरू किए। और हमने ऑडियंस को बहुत डिसिप्लिन्ड करना शुरू किया कि अगर आप एक बार हॉल में आ गए हैं तो बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे आपको कुछ भी इमरजेंसी हो। अगर इमरजेंसी है या आपको लग रहा है कि आप इमरजेंसी आने वाली है तो आप उठ सकते हैं। और हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ऑडियंस को ट्रीट करना शुरू किया, ऑडियंस को ट्रेंड करना शुरू किया। तो ऑडियंस को ट्रेंड करने के बाद ऑडियंस को भी अच्छा एक महसूस होने लगा कि हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो बहुत स्पेशल जगह हैं, जहाँ पे हर किसी का एंट्री नहीं होता है। और इसके बाद ऑडियंस का रुझान आया और थिएटर बहुत रिस्पेक्टफुल नज़रों से हिसार में देखा जाने लगा। और अब सबको जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमने थिएटर फेस्टिवल के पिछले 4 साल से ना कोई होर्डिंग छपवाए हैं, हम ना कोई इनविटेशन पास देते हैं, क्योंकि मुझे कागज़ बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि ये कागज़ बनने में एक पेड़ कट जाता है, तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें कागज़ को सेव करना चाहिए, हमें पेपर्स को सेव करना चाहिए। इसलिए हमने ब्रोशर, टिकट्स और इनविटेशन पासिस ये सब छापना छोड़ दिया, और डिजिटल एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। उस पर हम एक मैसेज डाल दें, या मैं अगर अपनी फेसबुक वॉल पर मैं लिख देता हूँ कि आज शाम को प्ले है, तो हमारा शो हाउसफुल हो जाता है। और हिसार में जो नए प्रयोग की आप बात कर रहे हैं हिसार के हिसाब से, तो हिसार में नाटक पहले सिर्फ शाम को ही होता था। हमने अब दिन में 11 बजे का भी शो रखा, दिन में 9 बजे का भी शो रखा, दोपहर को 3 बजे का भी शो रखा, एक दिन में 3-3 शोज़ भी रखे, और तीनों के तीनों शोज़ हमारे हाउसफुल होते थे। क्योंकि अब हिसार में लोग थिएटर देखना चाहते हैं और बहुत क्वालिटी का थिएटर देखना चाहते हैं, और ऑडियंस भी अब समीक्षा करने लगी है नाटकों की। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस समीक्षा करती है नाटकों की, उनको अच्छा और बुरा दिखना आ गया।
शम्मी मैम परफेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन मुझे सीधा बहुत कर दिया है राखी ने, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ राखी का। उसके आने से मेरा टेम्परामेंट बहुत अच्छा हो गया, और उसने मुझे एक प्यारा सा बेटा गिफ्ट किया, और इन दोनों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परफेक्ट तो मैडम पता नहीं, परफेक्ट शब्द बहुत मुश्किल शब्द है, और मैडम मैं होना भी नहीं चाहता परफेक्ट। शम्मी मैम आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, और आपकी बात मैं लगभग रोज़ ही मेरे किसी न किसी दोस्त के साथ कर ही देता हूँ कि हमारे यहाँ एक मैम है शम्मी मैम, वो बहुत अलग पर्सनैलिटी है, और उनसे मिलना चाहिए, उनको देख के ही बहुत ऊर्जा आ जाती है। जी मनीष भाई, आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप कंटिन्यू रखें। आपका जो एक एक वाक़यात है, आपके अनुभव की जो एक एक चर्चाएं हैं, वास्तव में आपके व्यक्तित्व का बयान कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए। यशपाल भाई भी मेरे जीवन में कई बार राखी की भूमिका निभा देते हैं। जैसे ही मेरा टेम्परामेंट कुछ कुछ बिगड़ने लगता है तो वो मुझे रात को फ़ोन करके मेरा कान खींच देते हैं, अबे क्या कर रहा है। तो मैं यशपाल भाई का भी बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे चांस दिया, और वीएम बेचैन भाई ने मुझे चांस दिया आने के लिए, और मुझे शेयर करने का एक मौका मिला। यशपाल भाई, वीएम बेचैन भाई, और जितने भी मेरे बड़े हैं इस ग्रुप में, मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। अभिनय रंगमंच की जो ट्रेनिंग है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। हमने हमारे यहाँ जो भी एक्टर्स काम करते हैं उनको हम लोग लाइट, साउंड, मेकअप, कॉस्ट्यूम और एक्टिंग के साथ साथ क्लाउनिंग और फिजिकल मोमेंट्स के लिए बाहर से लोग आते हैं इनको ट्रेन करने के लिए। तो जो लोग एनएसडी नहीं जा पा रहे हैं या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किसी कारण दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लोग अभिनय रंगमंच में लगभग जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, वो सभी लोग अभी फील्ड में भी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अभिनय रंगमंच ने बहुत सारे लोगों को प्रोड्यूस किया, और जिससे थिएटर अब और ग्रो हो रहा है, और वो लोग बहुत सारे लोग फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं, डायरेक्शन में भी हैं। और अभिनय रंगमंच जो है अब वो एक छोटे से इंस्टीट्यूशन का रूप ले चुका है। उसी को लेके हमने एक आगे की योजनाओं में फतेहाबाद में मेरे एक दोस्त हैं सुनील भारद्वाज, उन्होंने और मैंने ख्वाब स्टूडियो करके एक फिल्म सिटी का निर्माण किया है फतेहाबाद में, जिसमें फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, वेब सीरीज़ की शूटिंग हो सकती है, म्यूज़िक एल्बम्स का शूट हो सकता है, और जो लोग कैमरा का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और फिल्म डायरेक्शन का नॉलेज लेना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके एक इंटर्नशिप में सीख सकते हैं। क्या ही बात भाई, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। और इस प्रोजेक्ट के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मनीष भाई, थिएटर और फिल्में दोनों हैं तो एक ही उससे संबद्ध, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अक्सर ये लगता है कि बहुत अलग भी हैं। तो आपको क्या मानना है कि अभिनय तो अभिनय है, कहीं भी किया जाए, या आपको लगता है कि थिएटर और फिल्मों में से, मतलब अगर आपसे जानना चाहें, वैसे तो हमें मालूम है कि आप थिएटर के प्रति ही समर्पित हैं, थिएटर ही सुकून देता है, लेकिन फिल्मों के बारे में आपका क्या मानना है? हाँ मनीष भाई, सीता को शबरी कह रहे हो, घर पहुंच के देखियो, कल बताइए फिर ग्रुप में कहाँ भाई, कहाँ पहुंच के की हुई मेरी गैर। भाई मनीष, आई एम वेरी सॉरी मेरे दोस्त, मैं डबिंग में लगा हुआ हूँ और बहुत ही अर्जेंट है, इसलिए मैं निकल नहीं सकता हूँ। पर मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और थिएटर रंगमंच को जिस तरीके से तूने अपना जीवन दिया है, मैं जानता हूँ बहुत कुछ, और तूने हिसार के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर बहुत सारी क्रांतियां की हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इम्पॉसिबल थे, और तूने सब कुछ पॉसिबल कर दिखाया है। तुमको बहुत बहुत बधाई है पूरी हाइफा फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच मेरे भाई। मान साहब, सीता को तो छोड़ दिया था, मैं तो छोड़ भी नहीं सकता ना। हाँ भाई साहब, चिंता तो मन में भी हो रही है कि इस बाई के गेला घर जाके के बनेगी। सीता ने शबरी बताने लग रहा है। हाँ, असल में जीवन की व्याख्या तो ड्रामे में होती है, और सिनेमे में तो प्रतिपल का लेखा जोखा होता है। बोल दे मनीष भाई, बोल दे। मनीष भाई खुद को राम कहना चाह रहे हैं, उन्हें शबरी कह के। फिर इस फील्ड में सब लोग बोलते थे कि लक बहुत अच्छा होना चाहिए, लक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर मेरा लक बहुत अच्छा था कि मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, और बहुत
गुणी लोगों के साथ में रहा। और लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, तो मेरी लेबर बहुत करेक्ट नॉलेज के लोगों के साथ हुई। सो आई एम लकी वन। अभिनय रंगमंच अभी अगले साल से एक स्कीम और शुरू करने जा रहा है कि जो लोग भी 1 साल का डिप्लोमा कहीं पर करना चाहते हैं, हम 2 लोगों को चूज़ करेंगे। आपके शहर में भी कोई बच्चा हो जो थिएटर में ट्रेनिंग लेना चाहता है और उसके पास फीस नहीं है, तो हम लोग उसको कुछ सपोर्ट कर पाएँ, ऐसी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। तो हरियाणा से 2 बच्चों को हम लोग हर साल एक स्कॉलरशिप देंगे कि आप अगर थिएटर में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो सीरियस अगर आप इस चीज़ के लिए तो हैं, तो हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो भी थिएटर इन पार्क्स और थिएटर इन बाइक्स के अलावा एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग ने अभी किसी को अप्रोच किया है, वो है थिएटर ऑन क्रूज़। और थिएटर इन ट्रेन्स को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं और इनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। और क्रूज़ वाला काम शायद जैसे ही कोरोना एंड होगा उसके बाद एक काम हमारा शुरू हो जाएगा। हमने मैजिक और पपेट्री को लेकर एक नया शो बनाया जिसका नाम है मजमा ऑन स्टेज, जिसमें हम लोग मदारी का मजमा लगाते हैं और इंडिया के जो ट्रेडिशनल मैजिक हैं जो भी गायब होते जा रहे हैं उनको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके शोज़ हम लोग क्रूज़ में करने वाले हैं। तो वो भी शायद इसी साल फाइनलाइज हो जाएगा। हाइफा के सभी आदरणीय को जेडी बल्लू की तरफ से चरण स्पर्श। और मनीष भाई काफ़ी पहले ही हाइफा के तांगे में बैठ चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अभी मेरी कोशिश है कि तांगा कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाए, तो बस जैसे तैसे करके पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मनीष भाई। बस जहाँ से मिला है वहीं से पकड़ लिया, बाकी फिर देखूँगा। अभी आपके साथ बना हुआ हूँ। वेरी गुड, यू आर ग्रेट। मनीष भाई, जो आप थिएटर फेस्टिवल करते हैं तो मुझे उसके बारे में जानना है कि उसकी किस तरह से आप इतने जो कलाकारों को बुलाते हैं, तो वो चयन प्रक्रिया किस तरह से क्या रहती है। और उसमें जो है मतलब जैसे पहले आपने 11 दिन का किया था, फिर मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने 21 दिन का किया था, फिर उसके बाद आपका शायद प्लान था कि 50 दिन का या 100 दिन का करेंगे। तो उसमें पूरा क्या रहता है, मतलब सुबह, क्योंकि वो दोपहर से ही उसमें कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन, और साथ में शाम को जो है वो टैलेंट हंट शो टाइप भी रहता है बच्चों का। उसके बाद जो है फिर आप जो है प्ले स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा एक बार थोड़ा सा डिफाइन, मतलब मैं चाह रही हूँ कि इतना बड़े लेवल का आयोजन होता है ये, तो ये पूरा का पूरा जो रहता है, कैसे कैसे किस किस तरह से नाटकों का विभाजन और क्या क्या प्रस्तुतियाँ उसमें रहती हैं, किस किस तरह से करते हैं आप, प्लीज़ उसके बारे में एक बार विस्तार से सबको बताएं प्लीज़। हाँ, नमस्कार अल्पना जी। यहाँ कुछ कहना है तो गैर वाजिब, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। इस विषय पर मुझे नहीं लगता कि मेरे से बड़ी रिसर्च जो है किसी ने भी की होगी, क्योंकि मैं 2 साल तक जो है 36 रामायण पढ़ी मैंने और निष्कर्ष निकाला उसके बाद कि उचित क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। तो जो रामायण या रामलीला हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो धारणाएं हमारी बनी हुई है, उसमें 90% जो है ना वो त्रुटियां और गलतियां हैं। इसीलिए जो है ना मैंने वो जो एक ग्रंथ लिखा है लंकेश्वर, तो वो ऑन एयर आ नहीं पाया रावण सागर जी की डेथ की वजह से, उनके लिए लिखा था। और अब वो एक शो के रूप में आ रहा है जिसमें 1.5 करोड़ रुपया लगा है करीब। तो आर्यन हेरिटेज ने बनाया है उसे, और हर साल जो है ना रामलीला के रूप में 3 घंटे में संपूर्ण रामायण दिखाई जाती है। खैर एनीवेज, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शबरी के बेर जो हम लोग समझते हैं ना कि भाई उसने बेर चखे और झूठे बेर राम को खिलाए, ये सर्वथा गलत है, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि क्यों तो वो झूठे करेगी और क्यों राम झूठे बेर खाएंगे, कोई तुक ही नहीं है इस बात की। मैंने अधिकतर रामायणों में पूरे बुद्धिजीवियों से, संस्कृत के विद्वानों से जब ट्रांसलेशन करवाई उन श्लोकों की, तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि शबरी ने राम के आने से पहले, जब उन्हें पता चला कि भाई राम आ रहे हैं मतंग ऋषि के आश्रम में, तो वहाँ बेरी का जो बाग था
तो वो दौड़ी दौड़ी इस पेड़ से उस पेड़, मतलब हर पेड़ के बेर चखे उसने, ये कंपेयर करने के लिए कि भाई कौन से पेड़ के बेर जो हैं वो ज़्यादा मीठे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। तो न कि उन्होंने बेर चखे, बल्कि वो पेड़ सेलेक्ट किए बेर चख के, और फिर उस पेड़ से तोड़ के फल खिलाए उन्होंने राम को। वास्तविकता ये है। सॉरी टू इंटरप्ट। भाई, आप लिटरेचर फेस्टिवल भी करने की कह रहे थे और इस दिशा में आपने राहत इंदौरी साहब को बुला करके एक बहुत बड़ा लिटरेचर का कार्यक्रम करवाया भी था, जो कि बहुत ही हाथों हाथ लिया पूरे हिसार की जनता ने। बहुत ही अद्भुत आयोजन रहा था वो आपका। और इसके अलावा आपका प्लान था शायद कि गुजरी महल में लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो 2 या 3 दिन का आयोजित किया जाए, जिसमें बाहर से सभी अच्छे ख्यातिनाम साहित्यकारों को बुलवा करके उनकी प्रस्तुतियां करवाई जाएं। तो क्या अभी वो प्लान है आपका, मतलब उस दिशा में कुछ प्रयास चल रहे हैं? मनीष जी, आपका हरियाणा में रंगमंच में बहुत बड़ा योगदान है, और रंगमंच के माध्यम से आप जिस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वह मोबाइल थिएटर का है, और जिस तरह से अभी आप एक जो है फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े काम हैं जो आपके माध्यम से हो रहे हैं। दीदी, थिएटर फेस्टिवल का सिनेरियो क्या है कि मैं पूरे साल घूम घूम कर नाटक देखता हूँ और सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि कौन सा नाटक ज़्यादा चर्चाओं में है और कौन सा नाटक ज़्यादा घूम घूम कर शोज़ हो रहे हैं, क्योंकि नाटक वही ट्रैवल करता है जो लोगों को अच्छा लगता है और उसके रिव्यूज़ अच्छे आते हैं। तो इन सब रिव्यूज़ को देखकर, और मैं ये भी देखता हूँ कि एक छोटे शहर में एक आदमी काम कर रहा है और वो कहीं पर बाहर आके प्ले करना चाह रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों को भी मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और उनको मैं हिसार इनवाइट करता हूँ, और उनके साथ एक बॉन्डिंग बनती है अच्छी। बाहर के लोग आते हैं, हमें बहुत सीखने को मिलता है, और कुछ एमेच्योर लोग भी बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, बहुत अद्भुत काम करते हैं। तो थिएटर फेस्टिवल सीखने सिखाने का एक मीडियम है, और नए लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, और ऑडियंस के लिए भी अच्छा है। और थिएटर फेस्टिवल में नाटक हम लोग बहुत सोच समझ के चूज़ करके इनवाइट करते हैं, ताकि लोगों को एक अच्छी चीज़ मिले और थिएटर उनको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिले। नमस्कार सर, बहुत शुक्रिया, वाकई अद्भुत जानकारी। मैंने जो मनीष जी पहले बात कही है उसे करेक्ट कर रहा हूँ। मोबाइल थिएटर नहीं, थिएटर ऑन व्हील जो आपका यह प्रयोग था वह भी बड़ा अच्छा था, और उसके भी अच्छी बातें सुनने में मिल रही हैं किस तरह से आपने वह सारा काम किया। इसलिए उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो बहुत सारे प्लान्स हैं जो मेरे माइंड में हैं, जैसे लिटरेचर फेस्टिवल है, और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स का आपसे जिक्र किया, वो सब प्रोजेक्ट हमने काम करने हैं और हम उनके ऊपर लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि सिर्फ करने के लिए हो जाए, हम लोग उसको एक ईयरली प्रॉपर्टी के रूप में पेश करना चाहते हैं, और उसमें थोड़ा होमवर्क और लगेगा, और जितना पकाएंगे उतना अच्छा होगा। और हम लोग इस कोशिश में हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल भी हो, और यहाँ पर देश के नामी शायर आएँ, कवि आएँ, और आलोचक आएँ, समीक्षक आएँ, अपनी बात रखें, और एक डेमोक्रेटिक मंच हम सबको दे पाएँ, एक लोकतांत्रिक मंच हम जिसको दे पाए, जहाँ पर बोलने से आपको डर ना लगे, आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, और आप अपने मन की बात वहाँ पर कर पाएँ। क्योंकि आजकल मन की बात सिर्फ एक ही आदमी से हो पा रही है, बाकी लोग तो मन की बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मन की बात आजकल एक आदमी की मोनोपोली हो गई है। राजूमान सर एक बात कर रहे थे अभी कि 3 घंटे में संपूर्ण रामायण होगी। सर, ये एक्सपेरिमेंट हिसार में हम लोग ऑलरेडी पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हिसार में हम लोग उर्दू में रामायण करते हैं, जो यशवंत सिंह टोहानवी की लिखी हुई है, और हम लोग 2 घंटे में संपूर्ण रामायण का मंचन ऑलरेडी कर रहे हैं हिसार में। और वो भी एक हाई बजट प्ले है, उतना पैसा तो नहीं लगा जितना आप कह रहे हैं, लेकिन
वो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और इस बार जब होगा तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप आएँ और उर्दू में रामायण देखिए, और आपको 2 घंटे एक अलग अनुभव होगा। हम लिटरेचर फेस्टिवल की भी शुरुआत एक लोकल लेवल पर करना चाहते हैं, एक रीजनल लेवल पर करना चाहते हैं, क्योंकि हिसार में भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे कवि हैं, और इस ग्रुप में भी उनमें से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो अच्छा होगा, सब मिल के साथ चलेंगे तो एक लिटरेचर फेस्टिवल बहुत भव्य होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ये बहुत अच्छा होगा। विश्वदीपक त्रिखा सर और सुदेश शर्मा सर इस ग्रुप में हैं, और मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी यंग यात्रा को, जो मेरी एक रंग यात्रा रही है, उनको उन्होंने बहुत मौके दिए और मुझे बहुत मौके दिए कि अपना काम प्रूव करो। और सर, शायद मैं आपकी कोशिशों पर खरा उतरा हूँ, शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। तो सर, थैंकफुल हूँ मैं आप दोनों का। भाई मनीष जी नमस्कार, मैं राजेंद्र गौतम आपकी जीवन यात्रा को मंत्रमुग्ध होकर, या ये कहूँ कि कर्णमुग्ध होकर सुन रहा हूँ। हरियाणा के उन युवाओं के लिए ये बहुत प्रेरक है जो थिएटर से, नाटक से या लोक कलाओं से जुड़ना चाहते हैं। आपकी यात्रा के दौरान अंकुर जी सहित मेरे कई मित्रों का संदर्भ भी आया। प्रिय सदोष सिसारी तो मुझे बहुत प्रिय रहे, उनके पिताजी मेरे मित्र रहे। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्रेरक बनेंगे युवाओं के लिए, ऐसा मुझे लगता है। रंगमंच मुझे एक एंगल और भी देता है कि मुझे लगता है कि रंगमंच एक हमारे घर में जैसे कुछ टूल्स पड़े होते हैं, प्लास, पेचकस, रेंच, ऐसा एक टूल है जो सोसाइटी को बीच बीच में टाइट करता है। वो ऐसा टूल है जिसकी हमें शायद रोज़ आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम ढीले हो जाते हैं तो आर्ट जो है एक टूल का काम करती है, जो बीच बीच में सोसाइटी को टाइट करती रहती है। महासिंह पुनिया सर इस ग्रुप में हैं, और महासिंह पुनिया सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से एक हेरिटेज को और एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को आपने संभाल के रखा है सर, आपको सैल्यूट है उसके लिए। मनीष भाई, निरंतर आपकी यात्रा सुन रहा हूँ, और ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि आप जैसी महान हस्ती हरियाणा में जन्म लेकर के और नाटक के क्षेत्र में और थिएटर के क्षेत्र में एक विशेष पहचान बना रही है। और निश्चित रूप से आपने जो थिएटर में अभिनव प्रयोग किए हैं वो युवाओं के लिए और हमारे जैसे सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, और हमारा सहयोग निरंतर आपके साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्र। मनीष जी नमस्कार, काफ़ी देर से आपके संस्मरण सुन रहा हूँ, आपकी यात्रा सुन रहा हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, वैसे तो दो हैं, लेकिन पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले आपने थिएटर आर्टिस्टों को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया था, साज सुने सरकार सुने, और शायद बाल भवन हिसार के बाहर आप लोगों ने धरना भी दिया था। तो जानना चाहता हूँ कि उस आंदोलन का क्या हुआ, क्या उससे हरियाणा के कलाकारों को कुछ फ़ायदा हुआ? नंबर 2, आपने अपने थिएटर की यात्रा शुरू की, मतलब जहाँ से आपका बीज पड़ा वो था सफदरजंग नाट्य मंच, और ये सबको पता है। सफदर हाशमी जी एक कम्युनिस्ट पार्टी के थे, एसएफआई से जुड़े हुए थे, और उनकी विचारधारा जो थी कम्युनिस्ट की थी, एंटी गवर्नमेंट थी, लेकिन उनको थिएटर वाले सब प्यार करते थे। नुक्कड़ नाटक उन्होंने स्टार्ट किए, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी उनकी मिसेज शबनम हाशमी चला रही हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक कम्युनिस्ट विचार वाले व्यक्ति के नाटकों में, नुक्कड़ नाटकों में आपने जो काम किया, क्या आपकी विचारधारा पर कुछ फर्क पड़ा? और अब जो उनकी फैमिली लड़ रही है उनके लिए, तो क्या आपने उनको कुछ सहयोग दिया? आपने अपने आंदोलन के वक्त बाल भवन के बाहर 4 खाली कुर्सियां रखी थी,
क्या इन खाली कुर्सियों की प्रेरणा आपको मेरा नाम जोक करके राज कपूर के उस डायलॉग से मिली? खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू हैं, खाली खाली डेरा है। मतलब थिएटर में की जो हालत अभी भी है कि उनको बुलाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है। तो क्या इस बात को लेकर के आपने वो 4 कुर्सियां रखी? नमस्कार सर, आपने जो मुझसे दोनों सवाल पूछे मैं उनका आपको रिप्लाई करना चाहूँगा। हमने कैंपेन किया था सुने सरकार। चूँकि जो आर्टिस्ट वर्ग है, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी है, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई भी रैली बिना आर्टिस्ट के शुरू नहीं होती और बिना आर्टिस्ट के ख़त्म नहीं होती। उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए आर्टिस्ट की आवश्यकता होती है। और अगर आप कोरोना टाइम को भी लेंगे, इस क्वारंटाइन पीरियड को लेंगे और इस लॉकडाउन को लेंगे, तो अगर आप किताबें ना रीड करते, अगर आप संगीत ना सुनते, फिल्में ना देखते और एक मीडिया और आर्टिस्ट नाम की चीज़ ना होती, तो ये लॉकडाउन काटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। जब भी हमारे घर में कोई खुशी होती है तो हम गाते हैं, बजाते हैं, और इस खुशी में आर्टिस्ट आपका साथ देता है। लेकिन इस संकट की घड़ी में गवर्नमेंट उस आर्टिस्ट को भूल गई थी जो दुखी रहकर भी आपको सुख देता रहता है। हमारा एक उद्देश्य था कि हम गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं, और ये आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए, उन बहरे कानों में ये आवाज़ जानी चाहिए कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग एक वोट बैंक हैं और हम भी कुछ हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं आप लोगों के बीच में, हमारी तरफ भी आपका ध्यान जाए। तो किसी भी आंदोलन का प्रभाव एकदम से नहीं होता, एकदम से रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो उस आंदोलन की एक गूंज पूरे देश में गई और लगभग 18 स्टेट्स के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसका रिज़ल्ट ये आया कि हरियाणा को भी लें और बहुत सारे स्टेट्स और थे जिनमें आर्टिस्टों की पुरानी पेमेंट शुरू की हुई थी, हालांकि वो उनका हक था, वो उस लॉकडाउन के टाइम पे रिलीज़ हुई। और दूसरा, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया है कि अगर आप डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको डिजिटल थिएटर भी प्रमोट करना पड़ेगा। अगर मैं किसी टीम को इनवाइट करता हूं मेरे यहाँ पर और मिनिस्ट्री से कोई स्कीम मांगता हूं कि ये अपने जगह पर रहकर प्ले करेगा और उसको हम डिजिटली लाइव करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के चैनल पे या किसी और पेज के ऊपर, तो दे शुड बी पेड। और डिजिटल इंडिया अगर है तो आपको डिजिटल थिएटर को भी प्रमोट करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी खबर है कि इसको मिनिस्ट्री ने मान लिया है और आने वाले 10 या 15 दिन में इसका एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आप मिनिस्ट्री से ग्रांट लेकर ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल्स भी आयोजित कर सकते हैं। और सर, आपका जो दूसरा सवाल है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, एक कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो हर आदमी किसी ना किसी विचारधारा के साथ होता है और उसको मानना चाहिए कि मैं इस विचारधारा के साथ हूँ। और कम्युनिज़्म मेरे लिए वकील के रूम में रखी बहुत सारी किताबों की तरह हैं जो वकील रोज़ रीड नहीं करता, लेकिन एक रेफरेंस की जब उसको आवश्यकता होती है तो उन किताबों को देखता है। और कम्युनिज़्म एक बहुत अच्छा रेफरेंस है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ये मैं स्वीकारने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। सर, वो 4 कुर्सियाँ एक मेटाफर है, उसके ऊपर हमने लिखा था चीफ गेस्ट, ऑडियंस और ये सब की कम से कम अब ये खाली कुर्सियाँ देखकर तो कम से कम हम लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिए और थोड़ा गवर्नमेंट इस तबके की ओर ध्यान दे। जैसे मैं अब पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कुछ और काम भी शायद लॉकडाउन के दौरान खोज सकता हूँ, मैं आपदा में अवसर खोज सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा समय, पूरा लाइफ इस काम को दे दिया और आज उनकी एज ऐसी है वो कोई और काम करने के लायक नहीं है, या वो फिज़िकली एबल नहीं है वो काम करने के लिए, फाइनेंशियली एबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को कम से कम उनकी तरफ देखना चाहिए था। यहाँ पर अभी पीछे एक बहुत बड़ी घटना हुई, बड़ी दुखद। एक बीन वादक थे अपने यहाँ के, वो एक्सपायर हो गए, उनको किसी ने हेल्प नहीं किया। और देश में बहुत सारे कलाकारों ने सुसाइड किया, कुछ को मैं जानता हूँ, और लेकिन वो सब लोग सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे और वो किसी अच्छी फैमिली से नहीं थे, तो वो लोग मीडिया में नहीं आ पाए, क्योंकि जब
चीर हरण होता है तो सिर्फ द्रौपदी का नाम इतिहास में आता है। आज देश में बहुत सारे लोगों का चीर हरण हो रहा है और उनके नाम इतिहास में नहीं आते हैं क्योंकि वो लोग उच्च कुल से नहीं है। तो गवर्नमेंट भी सिर्फ उच्च कुल के लोगों के लिए सोच रही है और इसको लेकर ये एक आंदोलन था कि हमारी आवाज़ आप लोग सुने और ये खाली कुर्सियां पड़ी भी देखें और सुने साज भी आप देखें। और आर्टिस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज में निभाता है, ये बात गवर्नमेंट को माननी चाहिए। मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ये मानना है कि आपने थिएटर को एक नई दिशा प्रदान की। मैं 1970-72 से मंडी हाउस में जाता रहा हूँ। एक समय था जब वहाँ डबल मीनिंग वाले नाटक होते थे, चढ़ी जवानी बुढ़े नू, बीबी में पेके ते मियाँ ठेके, इस तरह कीमती आनंद, देसी कमलेश वगैरह करती थी। उसके बाद ओम शिवपुरी जी आए, अनुपम खेर आए, तो नाटकों का, थिएटर का ट्रेंड चेंज हुआ। फिर आप जैसी पीढ़ी के लोग आए। ओम शिवपुरी जी ने तो सारा आकाश वगैरह मोहन राकेश जी का देखा, चेंज हुआ। आप लोगों ने भी चेंज लाया और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको मैं एक बधाई भी देना चाहूँगा कि आपके एक नाटक ने 100 से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है और मेरे ख्याल से हरियाणा के आप शायद पहले ही थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 300 से ऊपर नाटकों को मंच किया है। नहीं सर, मैं माफ़ी चाहूँगा और आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। मेरे से पहले विश्व दीपक त्रिखा जी हैं जिनका गधे की बारात अभी तक 350 से ज़्यादा बार हो चुका है और वो कंटिन्यूटी में उस शो की मांग आज भी है, उस शो की फ़ैन फॉलोइंग आज भी है। और त्रिखा जी ऐसे पहले आदमी हैं जिन्होंने 100 से ऊपर एक ही नाटक के मंचन किए। और इसके अलावा भी हम तो ऐसे हैं के अलावा सर मेरा एक नाटक है पतलून, जिसको थिएटर ओलंपिक्स में वो स्पेशली इनवाइट किया गया था। हमारे पास एक स्पेशल इनविटेशन आया था कि आप अपना कोई भी प्ले थिएटर ओलंपिक्स में लेके आ सकते हैं, आपके लिए कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांच नहीं है। आप जब मर्जी चाहें आप अपने लिए डेट चूज़ कर सकते हैं और आप अपना एक नाटक थिएटर ओलंपिक्स जो इस साल इंडिया में हुआ था उसमें हमारा एक प्ले मंचित हुआ हिसार से, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। मनीष भाई, बिल्कुल आपने सही बात उठाई और मुझे भी कई बार मौका मिला। और एक बार मैं किसी यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन कर रहा था, उसके चीफ गेस्ट थे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और विज साहब भी उस कार्यक्रम में अम्बाला में थे। और मंच से मैंने ये बिल्कुल सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि आप जो मैदान के खिलाड़ी हैं उनके लिए लाखों रुपए का पुरस्कार रखते हो, लेकिन जो मंच के खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, कोई जो कलाकारों के लिए पेंशन नहीं है। और मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय आश्वासन भी दिया था कि इस पे हम जो गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन ढाक के वही 3 पात और आगे इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए और इस आवाज़ को अलग अलग मंचों से बार बार उठाना चाहिए ताकि हमारे जो रंगकर्मी भाई हैं, हमारे जो मंच के खिलाड़ी भाई हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनको यथा सम्मान जो है मान सम्मान मिल सके और उनको मानदेय जैसे खिलाड़ियों को मिलता है उसी रूप में जो है मिल सके। इस तरह का प्रयास सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद मनीष जी, थैंक यू वेरी मच मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए। त्रिखा जी भी शायद इस ग्रुप में आपको सुन रहे हैं और मैं कभी मौका मिला तो आपके किसी भी नाटक को एक थिएटर में पेश करने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने पीछे हिंदू थिएटर्स के 2 नाटक को प्यारेलाल भवन में करवाया था जो काफ़ी सक्सेस रहा और उसमें कोई 750 से लेकर 1000 तक ऑडियंस थी। तो मैं खुद फ़ैन हूँ थिएटर का और आज आपकी बातें सुनकर तो आपका भी मैं फ़ैन हो गया। महासिंह पुनिया सर, आपने बहुत अच्छा टर्म दिया कि मंच के खिलाड़ी लोग हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग प्ले करते हैं और प्ले का मतलब भी खेलना होता है। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करता हूँ, अगर ऐसा कुछ हरियाणा में हो पाए तो एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी। मैं पिछले दिनों बनारस में था और बनारस में एक मोहल्ला है जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं और
गवर्नमेंट ने उस मोहल्ले को पूरा पेंट किया है और वहाँ पे सारेगामा लिखा है हर गली में, उसको पेंट किया है। उस गली में बिरजू महाराज और विशाल कृष्णा, सितारा देवी, इन लोगों के मकान हैं। और उन लोगों ने बनारस में मैंने देखा है कि आर्टिस्ट के नाम से शहर की गलियों के नाम हैं। तो ये शुरुआत हमें अपने अपने शहरों में बिल्कुल कर देनी चाहिए अपने लेवल पे, कि अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आप उस मोहल्ले में आइडेंटिफाई कीजिए कि इस मोहल्ले में कौन आर्टिस्ट रहता है, कौन साहित्यकार रहता है। उस गली के बाहर उसके नाम का एक बोर्ड लगाया जाए कि ये गली इस आर्टिस्ट के नाम से है। इसमें चाहे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे या ना करे, लेकिन हम लोगों को अपने लेवल पर ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अपने शहर में कौन कौन लोग हैं और किस गली में रहते हैं, और उनके नाम का एक बोर्ड शहर में होना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारे शहर में निर्दोष हिसारी जी और उदय भानुहंस और जितने भी साहित्यकार हैं उनके नाम के कुछ कुछ बोर्ड्स लगें। और ये एक अभियान अगर सब लोग मिलके अपने अपने शहर में लेकर आएंगे तो लोगों की जिज्ञासा बनेगी कि ये गली किसके नाम से है, और गवर्नमेंट का भी ध्यान उस पर जाएगा और वो जो ढाक के 3 पात हैं वो लोग भी उसको देख पाएंगे और एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। वाकई मनीष जी, हैट्स ऑफ टू विश्व दीपक तिरखा। जालिम ने इतने शो कर दिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान वगैरह भी गया, बाहर भी गया है मंडली को लेकर। दुनिया का सबसे पहला गधा होगा जो इतना लंबा चला है। बाकी हद है, शो भी अच्छा है और हिम्मत भी बहुत है तिरखा साहब की। हाँ सर, त्रिखा जी पाकिस्तान भी गए थे गधे की बारात को लेकर, लेकिन वो गधा वहीं पे छूट गया जिसका नाम इमरान खान है और वो अभी तक वहीं पे है। तो अभी नया गधे के साथ काम हो रहा है यहाँ पे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान गया था सर। मैं 15 दिन पाकिस्तान में रहकर आया और वहाँ पर मैंने मेरा नाटक हम तो ऐसे ही किया, और उसके पहले एक शो था, लेकिन उसको देखने के बाद वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मेरा एक शो और रखा वहाँ पे, और मेरे दोनों शोज़ वहाँ पे हाउसफुल रहे। तो पाकिस्तान त्रिखा जी का गधा ढूंढने के लिए मैं भी गया था, लेकिन गधा बहुत बड़ा हो चुका था। मेरे ख्याल में भाई इमरान खान तो छोरियाड़ा होगा, वो वहाँ का गधा होगा जिसने यहाँ के गधों की बारात का स्वागत किया होगा। वो तो पहले तो ही था वहाँ मेरे ख्याल में। हाँ सर, आपकी बात ठीक हो सकती है। ये भी शुक्र है कि त्रिखा जी समझे नहीं बन पाए वहाँ के, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। मुझे लगता है कि अभी समय हो गया है और मैं भी एक शूटिंग में व्यस्त हूँ। हमने जो लोकेशन बनाई है ख्वाब द फिल्म सिटी, वहाँ पर अभी कुलदीप राठी का एक शूट चल रहा है। तो अगर आप लोग कहें तो मैं तांगे से नीचे उतर जाऊं और अपने काम पे लग जाऊं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हों तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई देकर मेरी वार्ता को विराम दे दूंगा उसके बाद। मनीष भाई 7 बजे तक साथ रखो, आप 7 बजे तक साथ रखो। 7 बजे आप बेशक उतर जाना तांगे से, अभी थोड़ा कंटिन्यू रखें। राजेश भाई, मुझे लगता है अगर आप खाली हैं तो आपको ऐसे विचार परेशान करते हैं कि यहाँ एक अलग किस्म की राजनीति हो रही है। अगर आप खाली नहीं हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आप रंगमंच में अगर अपने आप को व्यस्त रखे रहेंगे और अपने अपने कंसेप्ट्स के ऊपर काम करते रहेंगे, आप रिस्क लेते रहेंगे, तो आपको कोई भी फैक्टर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और पॉलिटिक्स हर जगह पर होती है और रंगमंच आपको सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से हमें फाइट करना है। जैसे हबीब साहब बोलते थे कि जो कलाकार होता है वो हिल्सा मछली होता है। जो हिल्सा मछली होती है वो हमेशा करंट के अपोजिट तैरती है, ऐसी एक मछली होती है हिल्सा। तो हम आर्टिस्ट जो हैं उनको हिल्सा बनना चाहिए जो करंट के अपोजिट में तैरें और सब कठिनाइयों को पार करके हिल्सा तैरती रहे और उस पानी को काटती रहे। और इसीलिए मैं इन चीज़ों पर अभी ज़्यादा मैंने सोचना बंद कर दिया है और
मैं रिएक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है रिएक्ट करना। और लेकिन आप खाली मत बैठिए, कोई भी खाली ना बैठे और हमेशा रंगमंच करते रहें, क्योंकि रंगमंच तो एक प्रैक्टिस है, क्योंकि थिएटर वर्कर नहीं होता है, थिएटर प्रैक्टिशनर होता है। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये पता नहीं परफेक्ट होता है कि नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके साथ लोग आते रहेंगे। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं इस ग्रुप में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे बड़े हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप मेरे अच्छे दोस्तों में से एक रहे हैं और आपके साथ मेरा एक लंबा टाइम बीता है। हालांकि हमारी बातचीत बहुत कम हुई है, लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ आप कभी आएँ और हम लोग एक लंबी बातचीत कर पाएँ इस विषय के ऊपर भी। सन्नाटे का भी अपना संगीत होता है और रंगमंच में सन्नाटा जो है वो बहुत सुकून देता है। और आप सन्नाटे को एंजॉय करें। और जब आप खाली बैठें, मतलब खाली बैठने का मतलब कि आप जब आप सन्नाटे में हैं, उस सन्नाटे का संगीत सुनने की कोशिश करें, अपने आप से बात करने की कोशिश करें और मेडिटेशंस करें, क्योंकि मैं तो बहुत मेडिटेशंस में रहता हूँ। और मैं बीच बीच में महीने में लगभग 2 या 3 दिन ऋषिकेश में होता हूँ, एक मेडिटेशंस के लिए होकर आता हूँ। और मेडिटेशंस ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। और सन्नाटे का जो संगीत है वो बहुत प्यारा होता है। अपने आप से बात कीजिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इस तरीके से लिखा और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मेरे सीनियर्स हैं, अपना साथ बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें और दुआ करते रहें कि मेरा जो पैशन है वो मेरा प्रोफेशन बना रहे और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। रंगमंच बहुत अच्छा काम है और जो अगर आप 8 घंटे अपने काम को देंगे तो काम आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। आप रंगमंच को धोखा मत दीजिए, रंगमंच आपको धोखा नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। अद्भुत मनीष भाई, अद्भुत। वाकई आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका जुझारूपन और समर्पण थिएटर के लिए देख करके युवा पीढ़ी जो है वो बहुत कुछ सीखती है। आपके जितने भी शिष्य हैं वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं इसी समर्पण के लिए आपके। और दूसरी बात ये भी कि आप वैसे भी बहुत ही सहयोगी हैं। और मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि सदोष भी भाई जब अस्वस्थ थे तो उस दौरान जिस तरह से आपने सहयोग किया जब वो जिंदल हॉस्पिटल में थे और लगातार आसपास बने रहे। अपने मित्रों के लिए ये बहुत ही स्नेह से लबालब आपका जो हृदय है वो अद्भुत है। और हम सभी को जिस तरह से आप अपनत्व देते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। एक आदर्श व्यक्तित्व है आपका भाई और इसी तरह लगे रहें। चूँकि आप मुझसे छोटे हैं तो बहुत सी शुभकामनाएं आपके लिए और बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाबी पाएँ, खूब आगे बढ़ें और लगातार ये जो जुझारूपन, ये सक्रियता यूं ही बनी रहे भाई, हमेशा खुश रहें। मनीष भाई, जो आजकल के युवा साथी रंगमंच में आने लग रहे हैं और जिन्हें ये लगता है कि रंगमंच के माध्यम से वो सीधे फिल्मों में चले जाएंगे, उन बच्चों के लिए या फिर जो नए लोग रंगमंच से जुड़ाव रख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका अपना व्यक्तिगत क्या अनुभव रहा है कि रंगमंच ज़्यादा अपने आप से मुलाकात करवाता है या फिल्में खुद से मुलाकात करवाती है? हिसार में रंगमंच को ज़िंदा करने का श्रेय आपको जाता है भाई। ज़िंदा रखा है आपने हिसार में रंगमंच को। और बहुत बहुत नई जो पीढ़ी है उसको तैयार करने में आपका पूरा सहयोग है। पूरी एक खेप रंगमंच के विद्यार्थियों की आपने तैयार की है जो अब विभिन्न क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं और रंगमंच के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर आपको जाता है भाई। कुछ नए मानक और नए परिदृश्य तैयार करने में आपकी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत सलाम भाई आपके इस जज्बे को। वाह मनीष जी वाह, आपके विचार काफ़ी परिपक्व हैं, बातें कवितामयी हैं और जीवन के रंगमंच के लिए भी काफ़ी कुछ
कहने को है आपके पास? बधाई के पात्र हैं आप। वीएम बजन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग रंगमंच को एक सीढ़ी मानते हैं। तो सीढ़ी तो कोई ना कोई होती है। उनको लगता है कि रंगमंच में आकर एक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, मैं लंबी लंबी लाइंस याद करने लगा हूँ, मैं अकेला स्टेज पर उतर जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, तो उसका फियर फैक्टर ख़त्म होता है। और जिनको सिनेमा में जाना है उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो लोग जाएं, और चाहे वो पेंटिंग करें, चाहे वो फिल्में करें, चाहे वो थिएटर करें, लेकिन उसको उस हद तक करें, अपना 100% देने की कोशिश करें, और रूट्स को नहीं, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप थिएटर से आए हैं तो आप फिल्मों के साथ साथ थिएटर भी करते रहें। इस मामले में मैं यशपाल भाई को सैल्यूट करता हूँ कि वो जब कभी भी उनको टाइम मिलता है वो थिएटर के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। और उनके साल में काफ़ी सारे प्लेज होते हैं जो यशपाल भाई शूटिंग छोड़कर भी प्लेज की डेट्स को एडजस्ट करते हैं। और ऐसे ही बड़े बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, राकेश बेदी है, पीयूष मिश्रा हैं, सब लोग अपने रूट्स को छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपको रूट्स नहीं छोड़ने चाहिए, आपको फिल्मों के साथ साथ थिएटर भी करना चाहिए, क्योंकि थिएटर आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ग्रो करता है। और बस यही है कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग काम करें, जिनको फिल्में करनी है वो लोग फिल्में करें, जिनको थिएटर करना है वो लोग थिएटर करें, लेकिन हद तक करें, उस हद तक जाएं कि उनको अच्छा लगे और वो ये ना कह पाएँ कि हमने अपना टाइम ख़राब कर दिया 3-4 साल। और ये जो मैं 8 घंटे की बात बोल रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने काम को मिनिमम 8 घंटे देने पड़ेंगे, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टर के पास उसकी बॉडी, आवाज़ और उसका इंटेलेक्ट होता है। इन तीनों चीज़ों को उसको साधना होगा, और इसके लिए 8 घंटे कम हैं, लेकिन एक मिनिमम टाइम आप प्लीज़ अपने आप को दें और अपने आप से धोखा ना करें। और अगर आप थिएटर कर रहे हैं उसको मजबूरी ना समझें, फटे हाल ना करें, और उसको ज़्यादा गरीबी में ना करें, उसको इज़्ज़त दें। अगर आप अपने काम को इज़्ज़त देंगे तो काम भी आपको इज़्ज़त देगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो लोग भी थिएटर में आना चाहते हैं, जिनको कोई सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज विद देम। हमारे साथ आके शेयरिंग करें, अपने प्रोजेक्ट बताएं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये दिक्कत है, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। और मैं उनके प्लेज प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि उनको फिल्मों की तरह नुकसान नहीं होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर अपना प्यार हमेशा बनाए रहेंगे। और अभी घोड़ा काफ़ी थक गया होगा, उसको भी आराम की आवश्यकता है, तो घोड़े को भी आराम करने दें, और मैं भी उतरता हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच। मनीष जी, ये पोस्टर अपने बेचैन भाई ने तैयार किया है आपके लिए। वास्तव में आपको धन्यवाद देने के लिए। आपकी आज की जो जीवन यात्रा थी वास्तव में बहुत ही सहज, स्वाभाविक और ज्ञानवर्धक थी। छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी कुछ विशेष बातें इसमें थी। आपके अनुभव स्वयं बोलते हैं, आपके शब्द बहुत प्रभाव डालते हैं। तो मैं वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, और आज यशपाल भाई भी समय नहीं दे पा रहे हैं, और जनार्दन भाई भी, शायद रामपाल भाई भी, वो सभी शायद बिज़ी हैं, इसलिए सबकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। नमस्कार, शुभकामनाएं। जी मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने कमाल कर दिया भाई। जिस जज्बे के साथ और जितनी आत्मीयता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ आज आपने अपने मन की बातें रखी, और थिएटर के दौरान आपने जितना अनुभव अर्जित किया, जितना स्ट्रगल किया, वो हम सब के बीच रखा। मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों ने आपको बड़े ध्यान से सुना है, और उन साथियों ने कुछ ना कुछ आपके अनुभवों से जीवन में आगे बढ़ने का जो सामान है वो भी इकट्ठा किया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो शुरू दिन से आपका प्रशंसक रहा हूँ। बाकी आज आपके बारे में जान के, आज आपको सुन के और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।